क्लास, डोंट थिंक यार ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या है, बिल्कुल ही बाउंसर जा रहा है. इट्स ओके, टेक योर टाइम, रिलैक्स, यू विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली एवरीथिंग. ठीक है, हम लोग बाद में आपको कुछ ना कुछ करके लाइक विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी. ठीक है, ऑलराइट. हाँ जी प्रियांशी, गुड इवनिंग. सो हाँ जी मिसबा, गुड इवनिंग. मंताशा, गुड इवनिंग. मंताशा, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम एबल टू सी यू. पहले आप दिखते नहीं थे फॉर सम रीजन. ऑलराइट, ओके. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन फ्यू थिंग्स. कुछ चीजें हमने पिछले क्लास में की थी, उसको थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं एंड देन लेट्स जंप ऑन टू समथिंग न्यू. सो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर लाइक योर मल्टीपल एलील्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. एक्चुअली वी नो दैट वी हैव अ 6 जीनोटाइप. हमारे पास 3 एलील से होते हैं ब्लड ग्रुप के, उसमें अंदर आपको 6 जीनोटाइप यहाँ पे मिलेंगे एंड यू विल हैव अ 4 फिनोटाइप व्हिच विल बी सीन. ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था. दैट इज समथिंग वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे मल्टीपल एलियस को समझने के बाद. वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ये हमने देख लिया था यहाँ पे. अगर आपको कुछ याद हो तो हमने और भी कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी. देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए थे आपके होमवर्क के लिए. देन वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक योर रोन कोट. अगर आपको कुछ याद हो तो वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक योर रोन कोट वाली कहानी. रोन कोट किसमें देखने के मिल जाता है आपको? रैबिट में. नहीं, गाय में. काऊ में मिलता है सर. काऊ में मिलेगा, रैबिट में नहीं. कोट कलर याद आ गया था, सॉरी. हाँ, रोन कोड याद रखना. रोन कोड इज समथिंग यू विल फाइंड रखा जहाँ पे आपको रेड एंड व्हाइट पैचेस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए. यू विल गेट टू सी रेड एंड व्हाइट पैचेस ओवर देयर इन द काउ एंड दैट बिकम्स अ गुड एग्जांपल ऑफ योर कोडोमिनेंस, राइट. सो रोन कोड आपका हो गया योर एबी ब्लड ग्रुपिंग की. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दे अल्टीमेटली बिकम एग्जांपल ऑफ योर, दे अल्टीमेटली गोइंग टू बिकम एग्जांपल ऑफ योर कोडोमिनेंस. ये कोडोमिनेंस के आपके एग्जांपल यहाँ पे आपको बन जाते हैं, right. Similarly, we have done the incomplete dominance as well. Incomplete dominance भी हमने यहाँ पे देखा था, where we were getting certain kind of ratio, Snapdragon, 4 o'clock plant, वो सब हम वहाँ पे देख चुके हैं. So that is something also we have seen, right. ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी. आज हम क्या करेंगे, we'll start with the chromosomal theory of inheritance. तो याद रखना, अभी तक हमने काफी चीजें कर ली. We have done the codominance, we have done the multiple alleles. उसके साथ साथ हमने इवन हमारा कवर कर लिया हमारे यहाँ पे incomplete डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसको हम ब्लेंडिंग डोमिनेंस भी, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ये भी हमने हमारा यहाँ पे कवर कर लिया है. अब ये सब कवर करने के बाद हम आगे जो बढ़ेंगे, दैट इज माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. और ये भी याद रखना, इसके साथ साथ हमने थर्ड लॉ भी देखा था मेंडल का. दैट वाज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कोई बताएगा ये थर्ड लॉ कब आया था, कौन से क्रॉस के बाद आपका लॉ ये सामने रखा गया था? कोई नहीं बताएगा. डाइहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल सही. डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद ही ये आपका लॉ अपने यहाँ पे सामने रखा था. सो योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज समथिंग which was kept forward after the dihybrid cross. तो ये भी हमने देखा था, which was given by Mendel. मेंडल का काम हमने यहाँ पे देख लिया. हमने एक्सेप्शंस देख लिया यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके इनहेरिटेंस के. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. अब एक बात आप यहाँ पे याद रखना प्लीज, ये बात को समझो कि जब ग्रेगर मेंडल था तो उसने हमेशा बोला, जब तक ही वाज अलाइव, ही ऑलवेज टोल्ड द लाइक साइंटिफिक कम्युनिटी कि आपके फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आर नथिंग बट योर जीन्स. वो टाइम पे जीन्स टर्म वो यूज नहीं करा था. वहां पे जो टर्म यूज करा था वो हमेशा यूज करा था टर्म आपके फैक्टर्स. तो इसका कहना था कि फैक्टर्स आपके होते हैं हमेशा पैर के अंदर. दैट इज व्हाट मेंडल वाज सेइंग ऑल द टाइम. यही बात मेंडल हमेशा बोलता था कि फैक्टर्स हमेशा होते हैं पैर में, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे विल सेग्रीगेट, दे आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. अब ये बात आप समझिए यहाँ पे कि जो भी आपका मेंडल बता रहा था फैक्टर्स के बारे में, उसके बारे में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था. मतलब मेंडल कह तो रहा था कि फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और फिर वो गैमेट जाके फ्यूज होते हैं दूसरे गैमेट के साथ, सो नेक्स्ट जनरेशन में फैक्टर जाते हैं. ये सब वो कह रहा था, लेकिन कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था. ये चीज का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था कि एक्चुअली में फैक्टर होते हैं, किसी ने देखा नहीं था अभी तक. सो नाउ दैट इज समथिंग विच एक्चुअली चेंज्ड आफ्टर सर्टेन ईयर्स. तो ये बात चाहते हैं कि जो मेंडल कह रहा था उसका कोई फिजिकल एविडेंस वो दे नहीं पा रहा था. और ये भी कहा जाता है एज वन ऑफ द रीजन कि उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि लोग सुन तो रहे थे उनकी बात को, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि यार वो फैक्टर्स तो हमने कभी देखे नहीं है. सो ये क्या है जो सेग्रीगेट हो रहा है, दे हैवंट सीन दैट. तो उसी चीज को सॉल्व किया सर्टेन एंड बोवरी ने.
सो सर्टेन एंड बोवरी जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट थे, दे गेव अस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बात को आप यहाँ से हमेशा याद रखना कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय माय सर्टेन एंड बोवरी इंडिपेंडेंटली इन द ईयर ऑफ 1902। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये लोग अपनी थ्योरी क्या थी इनकी हम देखते आगे, बट ये याद रखना कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, देयर वाज एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी, देयर वाज एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी। सो माइक्रोस्कोपी के अंदर आपका काफी एडवांसमेंट होते हुए आपने देखा था सालों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर। तो उसके जैसे काफी डिस्कवरीज होने लगी थी। तो सर्टेन एंड बोवरी की भी जो डिस्कवरी आई थी उसका एक रीजन ये भी था कि काफी एडवांस माइक्रोस्कोप आपके बनने लगे थे। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या की थी, व्हाट दिस थ्योरी एक्चुअली टेल्स, अगर मैं आपको काफी सिंपल तरीके से बताऊं तो सर्टेन एंड बोवरी की थ्योरी ये है कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और वो ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। और जो जीन आपके होते हैं, जीन बेसिकली आपके प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये बात आपकी आगे रखी थी सर्टेन एंड बोवरी ने कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही आपके सेग्रीगेट किए जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो बिल्कुल सही बात है उनकी। और जीन्स जो होते हैं वो एक्चुअली लोकेटेड होते हैं आपके क्रोमोसोम के ऊपर। और अगर आपको याद हो तो ये पिक्चर हम वैसे भी कई बार बनाते थे, whenever we used to make a gene, we know that we used to make them on a chromosome। तो समझो एक मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जीन लगा हुआ है, राइट, दैट इज योर जीन ए, और उसी होमोलोगस पेयर के ऊपर उसी जीन का एक और आपको टाइप मिल सकता है, सेम भी मिल सकता है, एक अलग टाइप आपको मिल सकता है। समझो यहाँ पे आपका है स्मॉल है, राइट, सो दैट इज माय क्रोमोसोमल पेयर, दैट इज माय, अगर ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 5 है तो ये उसकी कॉपी है। ओके, अब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब आपका गैमेट फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा, जब इसमें से आपके गैमेट बनाए जाएंगे, राइट, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसको आप अलग कर दोगे, बोथ द क्रोमोसोम्स, राइट, ये जो होमोलोगस पेयर था ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेग्रीगेट हो जाएगा। सो नाउ व्हाट यू विल गेट टू सी कि आपके यहाँ जो होमोलोगस पेयर है आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सेपरेट हो गया, और हर एक होमोलोगस पेयर में से एक सिंगल क्रोमोसोम ही जाता है गैमेट के अंदर, एक सिंगल क्रोमोसोम ही आपका यहाँ से जाएगा आपका गैमेट के अंदर। सो दैट इज व्हाट दे सेड, यही बात आपको बोली गई थी बाय योर सर्टेन एंड बोवरी। तो सर्टेन एंड बोवरी ने यही बात आपके यहाँ पे सामने रखी थी। सो इट स्टेट्स दैट जीन्स लोकेटेड ऑन अ स्पेसिफिक लोकाई on the chromosome, and it is the chromosome which segregate and assort independently during the meiosis। उन्होंने भी बोला that, उन्होंने क्या बोला, it states that genes are located on a specific loci on the chromosome। genes क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और it's the chromosome which segregate and assort independently। ये क्रोमोसोम होता है जो आपका सेपरेट होता है और independently assort होता है during meiosis and recombine at a time of fertilization, and recombine फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी आगे रखी थी, दिस स्टेटमेंट वाज पुट फॉरवर्ड बाय सर्टेन एंड बोवरी। तो इन्होंने वही बोला था कि जो भी मेंडल कह रहा था वो सही था, बट जो फैक्टर्स है वो एक्चुअली आपके है क्रोमोसोम्स के ऊपर, और क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपके यहाँ पे सेपरेट होते हैं या सेग्रीगेट करते हैं। तो ये जो गोल गोल चीजें मैंने आपको बना के रखी है यहाँ पे, दे आर नथिंग बट माय गैमेट्स, ये मेरे यहाँ पे गैमेट्स हैं, दीस आर माय गैमेट्स। और जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा वो टाइम पे आपके क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू सेग्रीगेट। ये चीज आप जानते हो कि हम सब लोग डिप्लॉयड हैं, वी आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड, हम सारे के सारे डिप्लॉयड हैं, आप, मैं, एनिमल, प्लांट सब डिप्लॉयड है। लेकिन गैमेट्स जो आपके होते हैं वो आपके हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हैप्लॉयड। तो आप जानते हो कि उनके अंदर एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आपको वहां पे जाता है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी। तो इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हम देख लेते हैं। तो उन्होंने अपनी जो बात को पब्लिश किया था तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स क्या थे वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट टू द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल सी बात है, आपके स्पर्म और एग कंट्रीब्यूट करते हैं टू द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो अज्यूम करते हैं कि अगर मेरे पास लाइक 46 क्रोमोसोम्स है, सो 23 मेरे आए हैं फादर के एंड से और बाकी 23 मेरे आए हैं मदर के एंड से। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट टू द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, राइट। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, ये बात उन्होंने वहां पे बोली थी। Therefore, chromosomes must carry the hereditary traits। तो यही चीज उन्होंने स्टेटमेंट डाली कि उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, हमें फैक्टर तो नहीं दिख रहे, मतलब हमें जीन्स तो दिख रहे, हमें क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर ही आपके हेरिडिटरी ट्रेट्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, राइट। ईच क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पेयर हैज अ डेफिनाइट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये बात काफी क्लियरली याद रखना कि आपके पास है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके जो होते हैं वो यू हैव 46 क्रोमोसोम, राइट। यू हैव टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपके पास होंगे, दैट्स गोइंग टू बी योर
46 क्रोमोसोम। अब एक चीज आप दिमाग में बिठा लो कि अगर इनमें से एक भी क्रोमोसोम कम हुआ, अगर एक भी क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, then you will have a chromosomal disorder, then that individual will have a chromosomal disorder। तो याद रखना, हर एक क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक रोल होता है और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो अगर आप बोलो कि कोई बेबी बॉर्न होता है, द बेबी हैज ओनली लेट्स से 45 क्रोमोसोम, अगर कोई बेबी बॉर्न होता है एंड इट हैज ओनली 45 क्रोमोसोम्स, तो द बेबी विल हैव सम काइंड ऑफ डिफेक्ट। Surely that offspring will have some kind of defect and that will lead to a genetic disorder। तो याद रखना, हर एक क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक रोल होता है। अगर उसका नंबर कम हुआ और अगर बढ़ गया, अगर बढ़ भी गया, तब भी इट इज अ कंसर्न। दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल बाय एनी मींस। दैट इज कॉल्ड एज योर जेनेटिक डिसऑर्डर। दैट विल बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर और इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। तो अगर किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या क्रोमोसोमल होता है, तो या फिर वो बचपन से होगा या फिर वो बाद में होगा। हाँ जी बेटा बताइए प्रिंस। सर इसके होने के चांसेस कितने होंगे? So Prince, what actually happens now, the possibility of having a child with chromosomal disorder increases with the course of time। So let's assume if a girl gets conceived in the late 40s, अगर कोई लड़की है जो late 40s में conceive करी है, then the probability of having a baby with some kind of disorder, genetic or chromosomal, is slightly higher। तो इसमें ऐसा होता है, what they have done ना, what like Genesis has done, उन्होंने एक time frame बना के रखा हुआ है। If a girl is getting conceived in 34 years of age, तो इतना परसेंट चांस है कोई डिसऑर्डर होने का। इफ अ गर्ल इज गेटिंग कंसीव्ड इन 38 years of age, तो वो परसेंटेज आपका थोड़ा बढ़ जाता है। सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व्ड, दैट पीपल हु गेट कंसीव्ड इन अ लेटर पार्ट ऑफ देयर इयर्स, राइट, might have a slightly more number of chances of having chromosomal disorder। उनके चांसेस वहां पे थोड़ा बढ़ जाते हैं, राइट। बट दैट डज नॉट इवन मीन कि कोई यंग कपल होगा उनको ये नहीं हो सकता। इवन दैट कैन हैपन टू यंग कपल एज वेल, राइट। बट जनरली अगर कोई लेट एज में अगर कंसीव करता है, then they take into account few things। so कुछ ऐसे टेस्ट करा लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, one can go for amniocentesis। तो वहां पे आप बेसिकली देखने की कोशिश कर रहे हो that whether you have a right number of chromosomes or not, right। अगर right number of chromosomes है then it's all good, but अगर नहीं है then they can actually go for the MPP। ठीक है, so that is the thing Prince, the possibility of having some kind of issues are generally seen when a girl gets conceived in the later part of her years, right, rather than early। so that is also one thing, right। किसी ने कुछ पूछा था क्या चैट के अंदर? डायरेक्टली पूछ लिया करो, समटाइम यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली इन द चैट। आई कांट एट टाइम्स एक्सेस द चैट। हाँ जी बेटा, ओके। दीप्ति आप कुछ पूछ रहे थे? दीप्ति आप कुछ पूछ रहे थे? नो सर। नहीं पूछ रहे थे, अच्छा। दिल्ली, अच्छा ओके ओके, वी हैव नेहा मैम आस्किंग समथिंग। हम उसे करेक्ट कर सकते हैं? नहीं बेटा, एमनियोसेंटेसिस से उसे करेक्ट नहीं कर सकते आप, यू कैन जस्ट गेट टू नो कि इशू है, राइट। आई थिंक नेहा मैम ने आपके साथ शेयर किया है, आई थिंक लिंक अटेंडेंस का शेयर किया एक लिंक, उसके ऊपर प्लीज लाइक क्या मेक श्योर दैट यू हैव योर अटेंडेंस ऑन ऑफ द क्लास, जस्ट फिल द फॉर्म। ऑलराइट, सो दक्ष, नहीं, आप सिर्फ जान सकते हो कि ये कंसर्न है, बट यू कैन नॉट फिक्स दैट थिंग, ठीक है। ओके, सो नाउ both chromosome as well as genes occur in a pair in a diploid cell। ये बात now all of us know that दोनों chromosomes as well as the genes occur in a pair in a diploid cell। वो हमेशा आपके पैर में आते हैं, आपको पैर में आपको देखेंगे, आप वहां पे मिलेंगे, ठीक है। A gamete contain only one of the two alleles of the character। तो याद रखना, एक gamete के अंदर only one of the two alleles will be seen, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बता भी है कि आपके एक gamete के अंदर आपको एक ही एलील मिलेगा, या फिर कैपिटल आ रहा है या फिर स्मॉल आ रहा है। सो ये भी बात याद रखना कि जब आपके क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं तो वो टाइम पे दे विल हैव द जीन्स, राइट, दे विल हैव द एलील्स। तो एक गैमेट में आपको एक ही एलील मिलता है देखने के लिए। सो वन गैमेट विल ओनली हैव वन ऑफ द एलील ऑफ द कैरेक्टर। तो ये कुछ आपके साइलेंट फीचर्स है, दीस आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपको एक रफ आइडिया पहले होना चाहिए कि ये थ्योरी क्या कह रही है। रफ आइडिया यही है दैट जीन्स आर ऑन द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स आपके होते हैं जो आपके सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सो दैट्स हाउ योर गैमेट्स आर गेटिंग आल्सो सेपरेटेड। So that's how your genes are also getting separated। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी। So I hope chromosomal theory of inheritance यहाँ तक सबको समझ आ रही है। I hope this is clear to all of you। इसको लेके सवाल हो then yeah, please go and ask the question। Now let's talk about genes and chromosomes। Genes and chromosomes के बारे में यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं कि इनमें क्या similarities होती है। Proud देख लेते हैं, again you will understand everything over here। अब जीन्स एंड क्रोमोसोम में सिमिलरिटी होती है दैट बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट एनी चेंज। बिल्कुल, क्रोमोसोम और जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं बिना कोई चेंज के, ठीक है। ध्यान रखना, हम यहाँ पे सिमिलरिटीज देख रहे हैं दोनों के बीच में, जो काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगी। इन डिप्लॉइड सेल क्रोमोसोम्स अकर इन homologous pair
जीन्स ऑल्सो अकर इन एलिलिक पेयर। आप भी जानते हो ये बात काफी क्लियरली कि क्रोमोसोम्स भी आपके हमेशा पेयर में आते हैं। यू विल ऑलवेज फाइंड क्रोमोसोम्स इन पेयर। जो भी क्रोमोसोम्स आपके यहाँ पे होंगे दे आर ऑलवेज सीन इन पेयर। और उसी तरीके से आपके जो जीन्स होंगे वो भी आपके पेयर में होंगे। दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इन पेयर, राइट। समझे, क्रोमोसोम तो 6 है, ये भी 6 है। सो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी है। देन बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में दोनों ही आपके यहाँ पे सेपरेट होते हैं सो दैट द गैमेट रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम एंड वन एलील ऑफ द ईच पेयर। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोथ क्रोमोसोम एंड एलील्स फॉलो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों के दोनों यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करेंगे। एंड बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम ऑल्सो शोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे ऐड लिखनी है। लाइक दीज आर द ऑल पॉइंट्स। ये बेसिकली आपके पॉइंट्स है जो आपको बता रहे हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। दोनों सेपरेट हो रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। एंड गैमेट जब होता है एक, तो गैमेट के अंदर आपको एक ही क्रोमोसोम मिलेगा व्हिच विल हैव वन एलिलिक पेयर। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दिस वन ओनली, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये बात ध्यान रखना कि सर्टन एंड बोवरी ने ये सब तो बोल दिया, दे सेड सम एवरीथिंग ओवर हियर, बट इसको अभी भी हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। सो व्हाटएवर दे हैव सेड वाज मेकिंग सेंस। जो भी वो कह रहे थे, सब लोग क्रोमोसोम्स को देख पा रहे थे कि अच्छा क्रोमोसोम भी है। ये लोग कह रहे कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होंगे, राइट। एवरीथिंग वाज फॉलोइंग राइट। वो जो भी कह रहे थे उनकी बात सही थी। बट अभी तक लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव नहीं किया था कि जीन्स वहां पे प्रेजेंट है, राइट। इसको प्रूव करने के लिए आपके जो इंडिविजुअल आगे आए थे दैट वाज योर टीएच मॉर्गन। सो याद रखना, अभी हम यहाँ से समझेंगे कि टीएच मॉर्गन का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आपके यहाँ पे क्या था। सो ड्रोसोफिला एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर द जेनेटिक स्टडीज। अब ड्रोसोफिला के ऊपर जो भी आपकी स्टडी की गई थी दैट वाज समथिंग डन बाय टीएच मॉर्गन ने। तो टीएच मॉर्गन जब भी आपके सामने नाम आएगा याद रखना ही वाज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके अगर ग्रेगर मेंडल है तो ही वाज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो फादर थे दैट वाज योर टीएच मॉर्गन। ही वाज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं अबाउट माय ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला नाम के ये जो हमारा इंसेक्ट है यहाँ पे, इसका हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगेन इट वाज अ इंसेक्ट जो बहुत वाइडली यूज किया जाता है। अगर कोई भी जेनेटिक स्टडी करनी हो ना, इवन आज की डेट में अगर लैब में करना हो तो इसको यूज करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला का पूरा नाम आपका यहाँ पे होगा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मेलानोगास्टर, GASTER. So Drosophila melanogaster is the name of this insect. अब ये इंसेक्ट का कॉमन नाम आपको यहाँ पे हो जाएगा फ्रूट फ्लाई। दिस इंसेक्ट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज योर फ्रूट फ्लाई। इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्रूट फ्लाई। अब जब मैं इसको कह रहा हूँ यहाँ पे एज अ फ्रूट फ्लाई, तो आप समझो इस बात को कि ये जो आपका यहाँ पे जो फ्रूट फ्लाई है ये बहुत कॉमनली आपको मिल जाता है। अगर आपके घर के अंदर अगर आपने केले रखे हुए या कोई फल रखा हुआ है, मेनली केले अगर रखे हुए, आपको भी नोटिस करना जब आपके केले थोड़े पुराने होने लगते हैं, व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग थोड़ा ओल्ड, तो उसके आसपास आपको स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट आपको दिख जाएंगे। या थोड़े अगर सड़ने लगता है अगर आपके यहाँ पे केले, देन आपको उसके आसपास स्मॉल इंसेक्ट आपको वहाँ पे, जो मॉस्किटो नहीं होता ना ही वो कोई मक्खी होता है, मच स्मॉलर देन दैट, दे विल बी सीन अराउंड द, उनको ही हम यहाँ पे बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। दे आर ओनली ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय फ्रूट फ्लाई, जिनका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सो इनको यूज किया गया था। दे वर द वन व्हिच वर यूज्ड फॉर योर एक्सपेरिमेंट। तो देखते कि इनको यूज करने का रीजन यहाँ पे क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दे वर इजी टू ग्रो। दे वर इजी टू ग्रो, दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि आप इसे आराम से ग्रो कर सकते हो। सेकेंड चीज आपकी यहाँ पे ये थी दैट दे हैड अ शॉर्टर लाइफ साइकिल। दे हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल। जैसे पी प्लांट का हमने देखा था यहाँ, वैसे उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक शॉर्टर लाइफ साइकिल आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स एक काफी कम टाइम के अंदर एक जनरेशन आपकी नई बन जाएगी। एग ले करेगा, वो बेबीज बड़े होंगे एंड विद इन 2 वीक्स वही बेबीज नए जनरेशन बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राइट। दे वर आल्सो लाइक चीप टू ग्रो। इनको ग्रो करना के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस यू कैन ग्रो देम इन अ मैश्ड बनानास। बनाना को मैश करके रख दो आप एक जार के अंदर, वहां पे ये इजीली आप इनको ग्रो कर सकते हो। सो दे वर चीप टू ग्रो, दैट इज आल्सो वन थिंग। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे काफी कम थे। दे वर हैविंग 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दे वर हैविंग ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
अब जब आपके पास कोई इंसेक्ट है जिसके अंदर आपके सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो उनको स्टडी करना, उनके जेनेटिक स्टडी करना ज्यादा आसान हो जाता है. यू आर एबल टू स्टडी देम वेरी इजीली. और इसके अंदर आपका लाइक यू कैन लाइक डू नंबर ऑफ जनरेशन में स्टडी करना आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज यू डोंट हैव मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. कई सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं. सो मेनी वेरिएंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड. सो मेनी वेरिएंट्स आप क्या मिलते हैं. सो मेनी वेरिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड. मतलब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, मेरी वेरिएंट्स का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके ड्रोसोफिला के अंदर आपको अलग अलग लाइक जैसे आपके नॉर्मल ड्रोसोफिला जो होता है उसके अंदर आपको ब्राउन बॉडी मिलेगी एंड यू विल हैव अ रेड आई. वैसे ही आपको कई सारे ऐसे वेरिएंट मिलेंगे जिनके अंदर आपको व्हाइट आई मिलेगा, पर्पल आई मिलेगा, येलो बॉडी मिलेगी. तो आपको कई सारे वेरिएंट आपको इसके अंदर मिलते थे देखने के लिए. एंड दैट वाज मेकिंग इट इंटरेस्टिंग एनिमल टू स्टडी. इवन ये आप अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हो. आपको कुछ नहीं करना है, एक कांच के जार के अंदर थोड़े बनाना वहां पे आप डाल के रख दो एंड उसे रख दो, बाहर रख दो, बालकनी में रख दो लाइक 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए. यू विल फाइंड सम लार्वा इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट. यू विल फाइंड सम लार्वा इन द जार बनाना पे ग्रो करते हुए, और कुछ ही दिनों के अंदर वही लार्वा आपका ड्रोसोफिला बन के आपका वहां पे उड़ते हुए आपको वहां पे दिख जाएगा. सो दे आर वेरी इजी टू ग्रो, यू कैन सी देम. और अगर आप ये 2-4 जनरेशन अगर आप करते हो ना, देन यू माइट इवन फाइंड अ ड्रोसोफिला विद अ व्हाइट आई, राइट. सो दे हैव नंबर ऑफ वेरिएंट्स ओवर देयर. तो वो भी आपको यहाँ पे इजीली देखने के लिए आपको मिल जाते थे. एक और चीज याद रखना, दैट ड्रोसोफिला के अंदर मेल एंड फीमेल सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे दिखता था. सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाज ऑब्जर्व्ड. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाज ऑब्जर्व्ड. अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता था, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि फॉर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप पीकॉक को देखो. पीकॉक के अंदर आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो. यू कैन वेरी क्लियरली से कि ये मेल है, ये फीमेल है. उसी तरीके से और कौन सा एनिमल होता है जिसके अंदर आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देख सकते हो, जिसको तुम दूर से कह सकते हो यार ये तो मेल है, ये फीमेल है. और कौन सा होता है. इतने आवाज ही नहीं है बेटा मेरे को. हाँ वापस बोलना. फ्रॉग, ठीक है. मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग, वो कर सकते हो. उससे भी ज्यादा सिंपल एग्जांपल भी बता दो. यू कैन गेट के एग्जांपल है लायन ना. लायन कितना सिंपल होता है. लायन का क्या बेटा. सर काऊ वगैरह. काउ में हो जाएगा. हाँ काउ में हो जाता है. यू कैन सी द अडल्ट्स एंड यू कैन सी इट्स अ फीमेल काउ और अ मेल काउ. देन सिमिलरली लायन इज अ गुड एग्जांपल. लायन के अंदर आपको काफी क्लियर दिखता है दैट इफ यू हैव अ मेन, राइट. इफ यू हैव अ मेन, ओके अंशिका, ओके hen and a cock, right. Mantasha, right. Asker is so like lion is a very simple example. If you have a mane in the neck, it's a male, right, and female won't have a mane. So that is a sexual dimorphism. इसको हम यहाँ पे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो ये बात याद रखना कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि आप मेल और फीमेल को आप इजीली सेपरेट कर पा रहे हो. तो यहाँ पे क्या होगा, द फीमेल्स आर विल बी लार्जर देन द मेल्स. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट योर फीमेल्स आर विल बी लार्जर देन द मेल्स. सो फीमेल्स आर लार्जर देन. सर एब्डोमेन ठीक होगा ना. हाँ, so they will have a, right, so that makes them larger now. So because female have a larger abdominal region, because of that they become slightly larger than the males. ठीक है. So that is what you will get to see, because they have a larger abdominal region. तो उसके वजह से they will have a very true, they will have be looking much more larger than the males. इसके बाद यहाँ पे याद रखना that you will find कि आपकी जो males होंगे, males के अंदर जो आपका sex determine यहाँ पे होगा, that is because of your XY chromosome. So XY chromosome is seen in the males to determine the sex. एंड फीमेल्स के अंदर जो आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी योर XX. सो फीमेल्स के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका XX फॉर द डिटरमाइनिंग द सेक्स. सो जस्ट सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स आपको XX एंड XY आपका यहाँ पे ट्रेट आपको मिल जाता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है उस एनिमल का. ठीक है. अब इसके अलावा एक एडिशनल चीज यहाँ पे याद रख लो दैट अगर आप कभी ऑब्जर्व करते हो लार्वा, इफ यू ऑब्जर्व द लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला, अगर ड्रोसोफिला का अगर आप लार्वा ऑब्जर्व करते हो, सो लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर याद रखना, सो लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग. और लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड में जो आपको इंटरेस्टिंग चीज मिलती है दैट इज कॉल्ड एज माय पॉलीटीन क्रोमोसोम. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पॉलीटीन क्रोमोसोम. सो पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये जब भी आपके सामने टर्म आएगा पॉलीटीन क्रोमोसोम, आप इतना याद रखना कि आपको मिलता है लार्वल स्टेज में. सो आपका जो ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर यू विल बी एबल टू सी समथिंग लाइक योर पॉलीटीन क्रोमोसोम. उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम.
राइट। अभी जो पॉलिटीन क्रोमोसोम आपको इसके अंदर मिलता है, इट हैज अदर रोल्स, इसके रोल्स क्या तो आपको देखने नहीं है, बट ये टर्म अगर आपके सामने आता है तो याद रखना ड्रोसोफिला के सलावरी ग्लैंड के अंदर लार्वल स्टेज पे, राइट, लार्वा के सलावरी ग्लैंड के अंदर यू विल हैव अ पॉलिटीन क्रोमोसोम। अब आई थिंक आप ये बात तो क्लियरली जानते हो कि बटरफ्लाई में आपने देखा होगा ना, यू हैव अ कैटरपिलर, देन इट विल टर्न इनटू प्यूपा, देन इट विल टर्न इनटू बटरफ्लाई, राइट, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब उसी तरीके से ड्रोसोफिला के अंदर भी यू विल हैव अ लार्वा, दैट लार्वा विल टर्न इनटू योर एडल्ट ड्रोसोफिला। तो वो सब करने के लिए क्रोमोसोम आपके यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना दैट पॉलिटीन क्रोमोसोम इज इन द लार्वल स्टेज ऑफ द ड्रोसोफिला, दैट टू इन द सलावरी ग्लैंड, राइट, ये भी आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये कुछ आपके यहाँ पे रीजंस थे। There were some reasons, shorter life cycle, cheap to grow. That's why they have taken the Drosophila. और उसमें कई सारे वेरिएंट्स आपको पे मिल जाते हैं। ओके, सो याद रखना इसके ऊपर काम करना चालू किया था टीएच मॉर्गन ने, एंड इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही उन्होंने प्रूव किया था that Drosophila is someone who is going to be like आपके जेनेटिक्स लाइक जीन्स जो इसके ऊपर होते हैं वो यस क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको मिलेंगे देखने। सो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का जो भी काम किया गया था दैट वाज डन ऑन Drosophila। अब हम देखते हैं व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन बाय टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन सर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या था? He was a father of experimental genetics, something I've told you. अच्छा, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो अनम्यूट करके पूछ लो। If there is something you are not clear with, then you can unmute yourself and ask a question. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, then please वैसे ही रुकना मत, पूछ लेना। और जो नए बच्चे हैं, मुस्कान एंड पलक एंड देयर आर सम न्यू स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तब भी आप बता सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि क्लास की स्पीड थोड़ी ज्यादा, बेटा वापस बोलना, आपकी आवाज कट गई थी। सर सही है। ठीक है, हाँ, तो अगर ऐसा कुछ कभी भी ऐसा लगता है देन प्लीज लेट मी नो। पब्लिश की थी इन्होंने एक बुक टीएच मॉर्गन ने, इसका नाम था द थ्योरी ऑफ जीन्स। ये बुक इन्होंने यहाँ पे आपकी पब्लिश भी कर दी थी, राइट। देन वी हैव मॉर्गन एंड कासल हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो बाद में इन्होंने एक थ्योरी दी थी व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, जो आज हम थोड़ा सा समझेंगे, शोइंग दैट genes were located on chromosomes and are arranged in a linear order। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछता है, अगर एमसीक्यू आ गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने दिया था, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर मॉर्गन एंड कासल। सो टीएच मॉर्गन वहां पे मेनली इन्वॉल्व थे, एंड यहाँ पे आपको पता चला था कि यस द जीन्स आर देयर ऑन क्रोमोसोम। आप ये बात याद रखना कि जीन्स क्रोमोसोम पे होते हैं, ऐसी बात सर्टन एंड बोवरी ने बोली थी। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था आपके टीएच मॉर्गन ने। सो टीएच मॉर्गन एक्चुअली प्रूव कि हाँ जी जीन्स आपके क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं, राइट, एंड दे आर अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स ओवर हियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर सकते हो खुद से करना चाहोगे, आपको हिंट चाहिए? डू यू वांट मी टू हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आप खुद से कर सकते हो? लेट मी हेल्प यू थोड़ा सा यहाँ पे, एंड इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन ओनली यू कैन गिव द आंसर। और जैसे अगर आंसर आ रहा है तो हैंड रेज कर दो। इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, एंड स्मॉल ए स्मॉल टी, वेयर ए स्टैंड्स फॉर रेड डोमिनेंट एंड टी स्टैंड्स फॉर टॉल डोमिनेंट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड एंड टॉल? बड़ा ही आसान सा सवाल है, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने कि ए जो है यहाँ पे आपका, that is going to give you the red color, that is for red, ठीक है, that is the dominant one, right। स्मॉल ए को हम लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से स्मॉल ए को हम अज्यूम कर लेते हैं, that is going to be a white one, ये हमारा डोमिनेंट राइट है, ठीक है। और तनिष्क क्या बात कर दिया, तनिष्क बताओ क्या होगा इसका आंसर? 75%। तनिष्क यहाँ पे 75 में यहाँ पे आंसर दे। चलो बाकी लोग भी, अच्छा काफी लोगों ने कर लिया। एक बार फिर जस्ट पीपल रेज योर हैंड वंस अगेन। सो ओके नाउ, सो ऑलराइट, ठीक है, few people have done this। एक बार चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेता हूँ। यू हैव कैपिटल टी यहाँ पे हम लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फॉर माय टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज फॉर माय ड्वार्फनेस। तो ये यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया। शिप्रा क्या लग रहा है आपका आंसर? बताइए शिप्रा। शगुन आपको क्या लग रहा है, क्या आ रहा है आपका आंसर? 75%। 75% आ रहा है, ओके ठीक है, चलिए। सो नाउ व्हाट वी हैव डन है, ये हमारा यहाँ पे हमने जीनोटाइप यहाँ पे लिख लिया है, हमने यहाँ पे एलील्स को यहाँ पे टैग कर दिया। चलिए अब इसको कर लेते हैं हम लोग हमारे एंड पे। सो नाउ व्हाट दे हैव सेड, इसको हम यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं, दिस जीनोटाइप इज क्रॉस विद माय स्मॉल ए स्मॉल टी। तो अब हम यहाँ पे इसे क्रॉस कराते हैं, लेट्स डू दैट। सो इफ आई टेक कैपिटल ए एंड
कैपिटल टी, सॉरी, ओके, सीम्स लाइक सभी लोगों का आंसर यहाँ पे 75% आ रहा है। अंशिका आपका क्या आ रहा है? सर 75%। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे क्रॉस कराया विद योर दिस इज क्रॉस विद, हाँ, स्मॉल ए स्मॉल टी के साथ, राइट। सो हमने इसको यहाँ पे क्रॉस कराया। अब आपको पहले यहाँ पे याद ही रखना है कि जब आप इसको यहाँ पे आप क्रॉस करा रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग दिस क्रॉस ओवर हियर, राइट, तो यहाँ से तो आपका एक ही टाइप का गैमेट बनेगा आपका, यहाँ से तो आपका एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट्स गोइंग टू बी योर ए एंड टी। ठीक है, एक ही आपका यहाँ पे गैमेट बनना है, राइट। यहाँ से आपके दो गैमेट बन सकते हैं। यू कैन हैव कैपिटल ए कैपिटल टी, आपका बनेगा यहाँ पे आपका गैमेट, और दूसरा जो आपका यहाँ पे गैमेट बनेगा दैट्स गोइंग टू बी योर स्मॉल ए कैपिटल टी। तो गैमेट बनाने आपको यहाँ पे सबसे पहले आने चाहिए। सो दीज आर द गैमेट्स व्हिच विल बी फॉर्मिंग ओवर हियर, राइट। अगर मेरे को यहाँ पे मेरे गैमेट यहाँ पे सही से बन गए, नाउ लेट्स सी व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब आप डालो अपना पनेट स्क्वायर, बना लो अपना बढ़िया सा पनेट स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या होता है। तो ये साइड पे मैं अपने यहाँ पे गैमेट लगा देता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल टी, एक ये बनेगा मेरा यहाँ पे गैमेट, दूसरा बनेगा स्मॉल ए कैपिटल टी। यही दो पॉसिबल बन सकते हो, तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, राइट। और यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा यहाँ पे एक सिंगल जो गैमेट यहाँ पे बनेगा, दैट्स माय स्मॉल ए स्मॉल टी। यहाँ से तो एक ही बनेगा ना, और कोई बन नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सो नाउ यू विल हैव कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और नीचे जो आपके यहाँ पे बन के आएगा दैट्स गोइंग टू बी योर स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब मुझे यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ रहा है, अब मुझे आप यहाँ पे बताइए कि जो कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कलर क्या होगा और इसकी हाइट क्या होगी? बताइए जल्दी, क्या होगा इसका कलर, क्या होगी इसकी हाइट? रेड एंड टॉल। इट इज गोइंग टू बी योर रेड एंड टॉल। ये मेरा यहाँ पे होगा आपका रेड एंड टॉल। और नीचे वाला जो मेरा यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी योर व्हाइट एंड टॉल, है ना। नीचे वाला मेरा दैट इज गोइंग टू बी योर व्हाइट एंड टॉल। अब सवाल आपसे ये पूछा है, आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड एंड टॉल प्लांट्स। रेड एंड टॉल के यहाँ पे कितना हो जाएगा? सो आप समझो द आंसर इज गोइंग टू बी योर 50%। आपको जितने भी यहाँ पे प्लांट्स मिले उसमें से हाफ प्लांट्स जो आपके यहाँ पे है दे आर गोइंग टू बी रेड एंड टॉल। सो ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, जो काफी लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया। सो अब बताइए कि गड़बड़ की कहाँ आपने? तनिष्क, कहाँ पे गड़बड़ की आपने? अरे, और अदर पीपल, अच्छा टेल अस ना कलेक्टिवली कि आपकी मिस्टेक हुई कहाँ पे, गैमेट फॉर्मेशन में हुई या समथिंग एल्स? सर मैं गैमेट फॉर्मेशन। ये तो नहीं चलेगा फिर। एंड द थिंग इज, आपको मैंने असाइनमेंट शेयर किया, असाइनमेंट शेयर इसलिए किया बेटा ताकि आप उसमें क्वेश्चन करें और आपका उस पर ग्रिप बने। दीज आर लाइक नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आपके सामने आएंगे तो आपको क्रॉस करना आना चाहिए। सो पहले तो ये बताओ कि क्या आपको समझ आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। द क्वेश्चन वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको ये क्रॉस करना था, मैंने इसमें से गैमेट बना लिए, मैंने यहाँ से गैमेट बना लिए, और ये जब गैमेट बनाया मैंने यहाँ पे क्रॉस करके देखा, एंड देन आई फाउंड कि 50% ऑफ देम आर गोइंग टू बी रेड एंड टॉल। सो ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपका काफी लोगों का गलत हो गया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। सो व्हेन अ टॉल एंड रेड फ्लावर is crossed with a dwarf and white flower, the phenotype in the progeny is dwarf and white. What will be the genotype of tall and red flower plants? So आपके सामने सवाल यहाँ पे देख रखा हुआ है। Think what can be the answer. चलो मैं आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। Let me help you out on this. So tall and red flower को क्रॉस किया dwarf and white के साथ। अज्यूम करते हैं हम टॉल के लिए यहाँ पे डालते हैं कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, राइट। रेड के लिए हम यहाँ पे डालते हैं कैपिटल आर फॉर माई रेड। उसी तरीके से स्मॉल टी फॉर माई डॉर्फनेस एंड स्मॉल आर फॉर माई वाइट। ठीक है, सिमरन चौधरी बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर? सर थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड आ रहा है आपका यहाँ पे। यस सर। राइट, चलिए सबके लिए। और बाकी लोग, प्रियांशी आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड ऑप्शन। आपका भी थर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑल राइट। मिसबा, शिवानी, और चलिए देख लेते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, हमारे यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर, इसको हम क्रॉस करें। सो दिस इज माय टॉल एंड रेड, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? इट इज क्रॉस विद डॉर्फ एंड व्हाइट फ्लावर। तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा डॉर्फ एंड
व्हाइट फ्लावर के साथ। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ। अब जब मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ तो मेरा जो F1 प्रोजीनी यहाँ पे आएगा, राइट, द फिनोटाइप इन द प्रोजीनी इज गोइंग टू बी सो डॉर्फ एंड व्हाइट। सो लोग कह रहे हैं कि आपका जो फिनोटाइप आपका आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी okay when a tall and red flower crosses a dwarf and white flower, the phenotype in the progeny is dwarf and white. अब पहले हमने इसको यहाँ पे क्रॉस कराया, जब मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस कराया तो मेरा यहाँ पे फिनोटाइप क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे ये जीनोटाइप मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो क्या होगा कलर मेरे यहाँ पे इस फ्लावर का, रेड। दिस इज योर रेड, और इसका लेंथ क्या होगा, टॉल। ठीक है, लेंथ आएगा रेड आएगा ये, और इसका लेंथ होगा यहाँ पे इसका टॉल, राइट। अब ये हमें यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अब सोचो कि ये जो हमने यहाँ पे किया ना, ये गलत किया। गलत इसमें क्या किया हमने, उन्होंने क्या बोला कि आपको जो फिनोटाइप मिला प्रोजीनी के अंदर वो था आपका व्हाइट एंड डॉर्फ, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले, लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, ऑल आर गोइंग टू बी रेड एंड टॉल। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे जो पेरेंट है ये यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं होगा। दिस पेरेंट ओवर हियर एज यू हैव सेड इज गोइंग टू बी कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये वाला। अब हम इसको करके देखते हैं। सो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r को हम यहाँ पे क्रॉस कराएंगे अगर हम यहाँ पे स्मॉल t स्मॉल r के साथ, तो अब यहाँ पे आएगा हमारा आंसर। तो इसको पनेट स्क्वायर बना के करते हैं डायरेक्टली। लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर। तो अगर मैं यहाँ पे पनेट स्क्वायर बनाता हूँ, इफ आई मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर, देन पहले तो मैं यहाँ पे लूंगा मेरे यहाँ पे गैमेट। सो यहाँ से मेरे क्या क्या गैमेट बनेंगे, यू विल हैव कैपिटल T कैपिटल R, you have capital T small r, you have small t capital R, and then you will have a small t small r. You will have a small t small r यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे चार मेरे यहाँ पे बन जाएंगे, स्मॉल t स्मॉल r मेरे यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे मैच करता हूँ, इफ आई ऐड द गैमेट्स ओवर हियर, रुको। अब मैं यहाँ पे जो मेरे गैमेट बनेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे स्मॉल t एंड स्मॉल r मेरे यहाँ पे गैमेट होंगे। तो अब यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये तो मेरा होगा रेड एंड टॉल, दिस विल माय रेड एंड टॉल, राइट। यहाँ पे वही होगा कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल r, ये मेरा होगा यहाँ पे टॉल एंड व्हाइट, दिस विल माय टॉल एंड व्हाइट। देन यहाँ पे आपका आएगा स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका डॉर्फ एंड रेड, सो दिस विल माय डॉर्फ एंड रेड। और अब मेरे जो मिलेगा जो आखिरी मेरा क्रॉस होगा यहाँ पे, दैट विल हैव अ स्मॉल t स्मॉल r, और तब जाके आपको मिलेगा आपको यहाँ पे व्हाइट एंड डॉर्फ, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 3 यहाँ पे। सो यस, ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पे एज अ पेरेंट, दैट विल बी द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल एंड रेड फ्लावर। यही मेरा जीनोटाइप होगा मेरे टॉल एंड रेड का। सो टॉल एंड रेड हैज टू बी हेटेरोजाइगस, सो दिस इज माय टॉल एंड रेड। तभी आपको मिल सकता है, तभी आपको व्हाइट वाला फ्लावर आपको मिल सकता है आपके प्रोजीनी के अंदर, और एल्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो वी कैन हैव अ लुक एट, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, इसे भी आप बाद में कर लेना। अभी हम लिंकेज देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द लिंकेज ओवर हियर, ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लिंकेज। अगर हम लिंकेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो पहले हम देखते हैं कि लिंकेज की बेसिक डेफिनेशन आपके यहाँ पे क्या करिए। सो लिंकेज मीन्स टेंडेंसी ऑफ अ जीन्स टू स्टे टुगेदर during inheritance through generations without any change or separation during being present on the same chromosome. So linkage का simple मतलब यहाँ पे होता है कि you have a genes, यहाँ पे आपके पास 2-4 genes हैं, let's say you have 2 genes and they are staying together all the time, और वो साथ में आपके आगे जा रहे हैं। So generally यहाँ पे क्या होगा कि assume करते कि मेरा क्रोमोसोम है, assume that this is my chromosome over here, तो ये क्रोमोसोम के ऊपर मेरे 2 जीन यहाँ पे लगे हुए हैं, इस क्रोमोसोम के ऊपर मेरे यहाँ पे 2 जीन यहाँ पे मेरे लगे हुए हैं। You have a gene A and you have a, let's say you have a gene C. अगर ये दोनों जीन साथ में हैं सेम क्रोमोसोम के ऊपर, then I can say this is example of linkage. समझो क्रोमोसोम A जो है मेरे यहाँ पे वो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, और जो मेरा क्रोमोसोम C है यहाँ पे वो मेरा फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग द फ्लावर कलर। सो लिंकेज की जब हम बात करते हैं तो याद रखना दैट मीन्स 2 जीन्स आर देयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, 2 जीन है और वो आपके साथ में सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, and they will always remain together most of the time, और वो हमेशा साथ में आगे आपके inherit कर लिए जाएंगे। So that is something called as a linkage over there. That becomes the simplest example of my linkage. तो linkage की definition आपकी यही कह रही है, tendency of a genes to stay together during inheritance
थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज, दोनों साथ में रहेंगे जनरेशन तक बिना कोई चेंज के या सेपरेशन के, ड्यू टू बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, क्योंकि वो साथ में एक सेम क्रोमोसोम पे आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ लिंकेज। कल उठ के अगर आपको पूछे लिंकेज क्या होता है तो आप पहले इतना बोलोगे, एक क्रोमोसोम के ऊपर यू कैन हैव टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, राइट, और वो जीन्स आपके साथ में, और दोनों ही काफी ज्यादा भी हो सकते हैं, बट दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, और अगर वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है तो हमेशा साथ में ही जाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन वो साथ में ही जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ लिंकेज। ठीक है, ऑलराइट देन। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लेना प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन बिटवीन, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे समथिंग लाइक लिंक्ड जीन्स की। लिंक्ड जीन्स बड़ा सिंपल है। इफ द जीन्स आर देयर ऑन अ सेम क्रोमोसोम, इफ अ जीन्स आकर ऑन अ सेम क्रोमोसोम एंड डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो यहाँ पे है क्या, अज्यूम करते हैं कि ये दो मेरे यहाँ पे जीन्स हैं, राइट, ये दो मेरे यहाँ पे जीन्स हैं, एंड दे बिकम अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय लिंक्ड जीन्स, दे बिकम अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय लिंक्ड जीन्स। ये दोनों दो जीन्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, खड़े हैं, या दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये दोनों साथ में रहेंगे एंड दे विल नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों साथ में रहेंगे एंड दे विल नॉट गेट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। याद रखना, ये ए और सी जो मेरे यहाँ पे जीन है ये साथ में रहेंगे और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट यहाँ पे नहीं होंगे। अब एक चीज आप यहाँ पे समझो कि अगर दो जीन पास पास में है, अगर दो जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन वो हमेशा साथ में ही आगे बढ़ेंगे, वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर वो साथ में ही जाएंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे। सो व्हाट आई विल फाइंड लिंक्ड जीन्स, they do not assort independently, they do not assort independently, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, दे स्टे टुगेदर, दीज जीन्स आर नोन टू स्टे टुगेदर। अब इसमें आपको याद ही रखना है कि अगर जीन्स लिंक्ड है, अगर मैं कहता हूं कि दो जीन है और वो दोनों लिंक्ड है, देन याद रखना उनका अलग होने के चांसेस कम है। अगर उनके अलग होने के चांसेस यहाँ पे कम है, सो दैट मीन्स व्हाट, कि आपको रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलेगा या आपको काफी लेस मिलेगा, यू विल हैव अ लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट विल बी सीन, और आई वुड से मेनली पेरेंटल फिनोटाइप इज ऑब्जर्व्ड मेनली। अब ये चीज आपको समझनी आएगी, मुझे इसे एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। मेनली पेरेंटल फिनोटाइप is observed। अब जब कहा जा रहा है कि मेनली आपका पेरेंटल फिनोटाइप यहाँ पे देखा जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, याद रखना लिंक्ड जीन्स के अंदर जनरली क्या होगा, यू विल गेट टू सी मेनली पेरेंटल फिनोटाइप, आपको रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं देखने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी दिस। अगर आपको याद हो तो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको एक रेशियो मिल जाता है एंड दैट रेशियो वाज योर 9:3:3:1। ये था आपका रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का, अगर आपको याद हो, वी हैव डन दिस, राइट। अगर आपको याद होगा तो ये जो 9 था ये तो पेरेंटल था, राउंड एंड येलो। जो 1 था यहाँ पे वो क्या था आपका यहाँ पे, दैट वाज माय व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। याद आ रहा है आप सबको, हमने ये किया था व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, एंड द 9 ओवर हियर वाज माय राउंड एंड येलो। और ये जो आपको यहाँ पे मिले थे, जो तीन आपको अलग अलग मिले थे यहाँ पे, दे वर द रिकॉम्बिनेंट वन, वो आपको एक नया कॉम्बिनेशन मिला था। अब वो कॉम्बिनेशन लिंक्ड जीन्स के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल है। दिस वर दिस टू फिनोटाइप वर माय रिकॉम्बिनेंट, ये जो दो मेरे यहाँ पे फिनोटाइप थे, दे वर माय रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट मुझे यहाँ पे मिल रहे थे, दिस रिकॉम्बिनेंट व्हिच आई वाज फाइंडिंग ओवर हियर, दे वर द वन व्हिच वर एबल टू सी, बिकॉज जीन्स आपके लिंक्ड नहीं थे वहां पे। ये आपको क्यों मिले देखने के लिए, बिकॉज वहां पे जीन्स आपके लिंक्ड नहीं थे। याद रखना, अगर आपके जीन्स लिंक्ड होते हैं देन आपको मेनली पेरेंटल फिनोटाइप ही मिलता है देखने के लिए, रिकॉम्बिनेंट वन देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। यू वोंट हैव रिकॉम्बिनेंट वन सीन ओवर हियर। अब ऐसा क्यों होता है ये हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सी अज्यूम दैट यहाँ पे क्रोमोसोम है, अज्यूम दैट दिस इज अ क्रोमोसोम। आराम से सुना, आपको समझ आ जाएगा, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास एक क्रोमोसोम है, राइट, क्रोमोसोम नंबर 5 समझ लो। यहाँ पे एक जीन लगा हुआ है, दो जीन लगे हुए बेसिकली, एक ये जीन आपके यहाँ पे लगा हुआ है और ये जीन का नाम हम देते हैं यहाँ पे एज ए जीन नंबर GE, जीन का नाम है जीन नंबर E। एंड देन यू हैव वन मोर जीन ओवर हियर, एक और जीन आपके यहाँ पे लगा हुआ है जो काफी इसके पास में है, यू हैव वन मोर जीन यहाँ पे जो काफी पास में,
और ये जीन का जो नाम है यहाँ पे, लेट्स से जीन का नाम आपका यहाँ पे है जीन एफ। ओके, अब दोनों जीन काफी पास में है, दोनों जो जीन मेरे यहाँ पे है वो काफी पास में है यहाँ पे, राइट। दे आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय लिंक्ड जीन्स, दे आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर लिंक्ड जीन्स। ये लिंक्ड जीन्स के बहुत बड़े एग्जांपल है। अब आप एक बात याद रखना कि अगर दो जीन काफी पास पास में है ना, दे विल ऑलवेज गो टुगेदर, एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में साथ में जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, या मैं ये कहूंगा कि आपके दो जीन्स सेपरेट कब होते हैं, ये तो काफी पास पास में, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे, अज्यूम करते हैं कि एक और क्रोमोसोम है आपका यहाँ पे, लेट्स से दिस वन मोर क्रोमोसोम जहां पे आपके दो जीन लगे हुए हैं। लेट्स से यू हैव वन मोर क्रोमोसोम ओवर हियर जहां पे कोई दो जीन लगे हुए, कोई रैंडम दो जीन आपके यहाँ पे लगे हुए। एक आपका यहाँ पे जीन का नाम है जीन बी, और यहाँ पे आपका एक जीन लगा हुआ है जिसका नाम है जीन एच। अब दोनों यहाँ पे दूर दूर है। अगर मेरे जीन्स यहाँ पे दूर दूर होते हैं ना, तो कुछ चांस है कि वो सेपरेट हो सकते हैं, वो एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं। कैसे होंगे? ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे ड्यूरिंग योर क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, याद करिए, अगर आप याद करेंगे अपना 11th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते थे मियोसिस वन के प्रोफेज वन के अंदर एक आपका स्टेज होता था जिसे हम कहते हैं पैकेटिन स्टेज। किसको याद आ रहा है? वी यूज्ड टू हैव दिस पैकेटिन स्टेज इन द मियोसिस वन के प्रोफेज वन के अंदर। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा आपको? पैकेटिन स्टेज नहीं आ रहा? यू हैव दिस मियोसिस वन, याद करो अपना 11th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर यू हैव दिस प्रोफेज वन के अंदर यू हैव समथिंग लाइक माय पैकेटिन स्टेज। वहां पे होता था क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या? ये जो मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम है, इसके बीच में से एक दूसरे होमोलोगस पेयर का यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा। सो जो इसका सिस्टर क्रोमैटिड था ना, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड था, उसका एक आर्म यहाँ से पास होगा। इसको ही तो हम कहते थे क्रॉसिंग ओवर। अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो थोड़ा सा याद दिला देता हम आपको, यहाँ पे कुछ याद होगा आपको ये चीज। वी हैव डन दिस थिंग इन 11th स्टैंडर्ड। और इतना चुप मत बैठा करो इतना भी चुप नहीं रहना होता क्लास में, राइट। सो यू हैव दिस क्रोमोसोम ओवर हियर, राइट। और ये जब आपका करता है क्रॉसिंग ओवर, सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे एक आर्म आपका यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। ये कुछ चीज हम यहाँ पे करते थे। दिस वॉज माई क्रॉसिंग ओवर। अब जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ गेटिंग क्रॉसिंग ओवर, जो आप करते थे मियोसिस वन के प्रोफेज वन के पैकेटिंग स्टेज के अंदर। ये सब याद करना पड़ेगा बेटा, नीटली ये सब याद करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, सो ये क्रॉसिंग ओवर आपका होता था वहां पे। अब जब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है तो वो टाइम पे आपके दो जीन सेपरेट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि समझो यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपका है आपका जीन ए लगा हुआ था यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे, और उसके नीचे लगा हुआ था आपका यहाँ पे जीन एफ लगा हुआ था यहाँ पे। जब क्रॉस ओवर हुआ, तो क्रॉस ओवर होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि जीन ए मेरा चला जाएगा ग्रीन के ऊपर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा जो जीन ए है यहाँ पे वो ग्रीन के ऊपर चला जाएगा। क्रॉस ओवर हुआ ना, तो आपने क्रॉस ओवर करने का मतलब क्या होता है? टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। क्रॉस ओवर करने का रीजन क्या होता है? टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। अब अगर आप जेनेटिक मटेरियल को अगर आप एक्सचेंज करोगे तो सिंपल सी बात है, जो जीन उसके पास था वो इसके पास चला जाएगा, या जो जीन इसके पास होगा वो उसके पास चला जाएगा। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ए एन एफ जो मेरे यहाँ पे लिंक्ड थे, ए एन एफ जीन्स जो मेरे साथ साथ में घूम रहे थे, सडनली वो अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? बिकॉज उनके बीच में डिस्टेंस था और वहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ और वो वहां पे सेपरेट हो गए। तो ये बात याद रखना, ये चीज होती है, दैट विल हैपन। तो आपको समझ में पता है यहाँ पे क्या रखना है, कि जो जीन्स दूर दूर होते हैं ना, उनके बीच में क्रॉसिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ टू जीन्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन देयर इज मोर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस आर गोइंग टू बी हाई। सो क्रॉसिंग ओवर के यहाँ पे जो आपके चांसेस होंगे, दे आर गोइंग टू बी हाई। अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है इन दोनों के बीच में, देन दैट विल लीड टू रिकॉम्बिनेशन। अगर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस आए हैं तो रिकॉम्बिनेंट बनने के भी चांसेस आपके यहाँ पे ज्यादा। सो यू हैव अ चांसेस ऑफ हैविंग मोर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो बोले तो ये बताओ कि ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले सच्ची बताओ कि ये वाला पार्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे? सर आ गया। यस सर। नहीं आ रहा तो बोल दो कि सर नहीं आ रहा, तो हम उसे वापस वी कैन स्पेंड सम टाइम ओवर एंड वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना हमेशा। नाउ
अब सोचो कि यार तुम्हारे दो जीन्स काफी पास पास में, समझ मैं यहाँ पे दो जीन बनाता हूँ, एकदम एक यहाँ पे बनाता हूँ, एक कॉर्नर पे यहाँ पे, इस जीन का नाम है मेरा यहाँ पे जीन डी, और उसी के पास में एक और जीन में यहाँ पे बना देता हूँ, उस जीन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ जीन नंबर एच। अब अगर ये दो जीन बहुत पास पास में है तो ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सेपरेट नहीं होंगे, दोनों साथ में ही रहेंगे, ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद, या क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में होगा नहीं, डी और एच कभी अलग होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके बीच में क्रॉसिंग होने के चांसेस बहुत कम है, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर कि इनके बीच में से वो आर्म का पास होना, क्रॉस ओवर होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम होंगे। सो दैट इज व्हाई यस ये दोनों जीन्स हमेशा साथ में रहेंगे। तो इसलिए आप ये चीज को देखो, इस पिक्चर को यहाँ पे, इफ द जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर गोइंग टू बी लेस, बहुत कम। अगर जीन्स के बीच में अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है देन चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर गोइंग टू बी हाई, और उससे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे, और उससे का मतलब क्या होता है, यू विल गेट रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, आपको रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहली चीज आप सबको जहन में ये याद रखनी है कि आपका अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है दो जीन के बीच में, चांसेस ज्यादा है कि वो सेपरेट हो सकते हैं, अगर पास पास में देन चांसेस कम है। ये चीज आप पहले वैसे ही बिठा लो जहन दिमाग के अंदर, राइट? सो दैट समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ओके, अब हम यहाँ पे पीछे आते हैं, लेट्स कम बैक। तो हम कह रहे थे यहाँ पे कि अगर जीन्स लिंक्ड होते हैं, राइट, दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये लोग साथ में रहते हैं, मेनली पेरेंटल फिनोटाइप आपको यहाँ पे दिखता है, मेनली आपको यहाँ पे। हाँ जी तनिष बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। अच्छा आपका हैंड पुराना रेज्ड है, ओके। सो दे आर गोइंग टू मेनली गोइंग टू शो द पेरेंटल फिनोटाइप। और अगर जीन्स आपके लिंक्ड होते हैं ना, इफ दे आर कंप्लीटली लिंक्ड, अगर वो पूरे तरीके से आपके यहाँ पे लिंक्ड है, देन आपका जो डाई हाइब्रिड रेशियो आपको मिलेगा यहाँ पे, जो आपको डाई हाइब्रिड रेशियो आपको यहाँ पे मिलेगा, द डाई हाइब्रिड रेशियो व्हिच यू विल सी ओवर हियर, ये आपका होगा 3:1 का। अब ये कैसे आया 3:1, ये आपको मैं बाद में करके दिखाऊंगा। हाइब्रिड रेशियो इज गोइंग टू बी और 3:1 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम पीछे आते हैं। Linked genes are the same chromosome, do not show independent assortment, but remain together and are inherited. Dihybrid ratio जो इनका आता है जनरली, that's going to be your 3:1 का आपको यहाँ पे रेशियो आपको मिल जाएगा। अनलिंक्ड जीन्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, सो ये हो गया मेरा लिंक्ड जीन्स, राइट। अनलिंक्ड जीन्स का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, these genes are on a different chromosome, ये जीन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं they are on a different chromosome and show independent assortment, और इनका जो डायहाइब्रिड रेशियो यहाँ पे आ रहा है दैट इज योर 9:3:1। अब ये रेशियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो आपके डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो आप ये चीज समझो कि जब मेंडल ने अपना वो क्रॉस किया था, जब मेंडल ने वो जो क्रॉस किया था ना, राउंड येलो व्रिंकल ग्रीन वाला, तो उसके जो जीन्स थे ना, सीड शेप और सीड कलर के, वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे। ये बात आप समझो, वो जो जीन्स थे दे वर ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, और इसलिए उसे ये रेशियो मिला था, इसलिए उसे 9:3:1 का रेशियो मिला था। अगर वो जीन्स साथ में होते हैं ना तो उसे कभी रेशियो मिलता भी नहीं। सो दैट वाज समथिंग नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमने वो करा था ना। नाउ लेट मी यूज वन मोर स्लाइड ओवर हियर, एक और यहाँ पे बताता हूँ आपको। इसमें जो आपके जो जीन्स थे ना, समझो ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 7, राइट, और कहीं पे दूर खड़ा है मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11। तो कहीं से भी होमोलोगस पेयर तो हुआ नहीं, वो 7 ही 11 है, राइट। तो आप ये सोचो कि क्रोमोसोम 7 के ऊपर आपका होगा जीन फॉर्मा है सीड शेप, और ये सिर्फ रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, और क्रोमोसोम नंबर 11 पे आपका होगा यहाँ पे जीन फॉर्मा है सीड कलर, यहाँ पे होगा आपका सीड कलर का जीन यहाँ पे, राइट। तो ये कंडीशन रही होगी आपके ग्रेगर मेंडल के क्रॉस के अंदर, डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, और क्योंकि आपके दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ही है, दैट इज व्हाई यू विल फाइंड इंडिपेंडेंटली वो वहां पे असॉर्ट हो पाए, और क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो पाए इसलिए आपको जो रेशियो वहां पे मिला वो आपका था वहां पे 3:1 का। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखते हैं, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट, एंड द डायहाइब्रिड रेशियो इज माय 9:3:1। तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, इससे आपको पता चलता है कि जो ग्रेगर मेंडल ने किया था उसमें दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर आपके थे, सो दे वर माय अनलिंक्ड जीन्स, और इसलिए उसको वहां पे रिजल्ट में मिल गया था। हाँ जी बेटा बताइए, किसी का कोई सवाल है तो बताइए। इफ एनीवन ऑफ यू हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आई होप ये चीज सबको यहाँ पे क्लियर है। आई होप मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये आपको समझ आ रहा है कि ग्रेगर मेंडल के जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उसके जो जीन्स थे वहाँ पे वो अनलिंक्ड थे, दे वर माय अनलिंक्ड जीन्स। दोनों जीन्स आपके अलग अलग क्रोमोसोम के आपके ऊपर प्रेजेंट थे।
हमारी पूरी कहानी जो होगी ना ये नेक्स्ट अगले 2-4 स्लाइड की वो लिंक जीन्स के ऊपर बेस्ड होगी। अनलिंक जीन्स तो ठीक है, मैं पता चल गया क्या है। लेट्स टॉक अबाउट माय लिंक्ड जीन्स यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट देम ओवर हियर। और कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही देन प्लीज, अच्छा एक बात और, मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही आप लोगों को? दिख रही है सर। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इतना दिखला कि जीन के लिए डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, इतना पहले आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे आपने जान लिया, राइट। अब इसको थोड़ा हम और अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ये क्या, ये जो थ्योरी हमने दी थी टीएच मॉर्गन है, तो ये थ्योरी आपको यहाँ पे क्या कह के सुना रही है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। लिंक्ड जीन्स अगर होना सेम क्रोमोसोम, ये हम समझ चुके हैं, लिंक्ड जीन्स हमेशा सेम क्रोमोसोम के आपको मिलेंगे देखने के लिए। दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस, हमेशा जीन्स जो आपके होते हैं दे आर ऑन अ लीनियर सीक्वेंस, मतलब अगर यहाँ पे ई है, एफ है, यहाँ पे कोई और जीन होगा, जीन ए, यहाँ पे कोई और जीन होगा, जीन आई, राइट। सो दे आर ऑलवेज इन अ लीनियर सीक्वेंस, सो यू ऑलवेज फाइंड देम ऑन अ लीनियर सीक्वेंस, ओके। देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन पेरेंटल फिनोटाइप एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर, जनरली आपको पेरेंटल फिनोटाइप मिलेगा विद द ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर, और याद रखना क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस वहां पे ज्यादा है जहां पे डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, वेयर यू हैव मोर चांसेस ऑफ मोर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, राइट। अब ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, strength of a linkage between two genes is inversely proportional to the distance between the two genes, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। strength of a linkage between two genes is inversely proportional to the distance between the two genes। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, let me tell you over here, let me use this slide, सुनो ध्यान से। अज्यूम करते हैं, सब लोग ध्यान से देखो और इसका आंसर आपको हैंड रेज करके करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे यहाँ पे एक जीन लगा है, जीन का नाम है यहाँ पे जीन ए, और यहाँ पे आपका है जीन बी, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और क्रोमोसोम बना देता हूँ, यहाँ पे लेट मी मेक वन मोर क्रोमोसोम ओवर हियर, यहाँ पे एक और क्रोमोसोम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, हमारे यहाँ पे यू हैव अ जीन सी एंड यू हैव अ जीन एच। अब याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में, या वो येलो वन है ना ब्लू वन क्रोमोसोम, इन दोनों में से किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस, कौन से क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर होके जीन्स के सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा है? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी, इनमें से किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होके आपको हैंड रेज करना पड़ेगा और फिर रुकना पड़ेगा। हाँ जी प्रियांशी बताइए, किसके अंदर चांसेस ज्यादा है कि क्रॉस ओवर होके दो जीन्स सेपरेट होंगे यहाँ पे? सर ब्लू वाले में। ब्लू वाले के अंदर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, स्टेटमेंट ये है दैट जीन ए एंड जीन बी हैव स्ट्रॉन्ग लिंकेज, जीन ए और जीन बी के बीच में आपको मिलेगा, यहाँ पे देखने के लिए आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंकेज, इट विल हैव अ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग लिंकेज कंपेयर टू योर क्रोमोसोम ऑन द बी। क्रोमोसोम बी के हिसाब से अगर मेरा देखा जाए, अब मैं कहूं जीन और सी और एच के कंपेयर में ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही या गलत है? सर सही है। सही है। सही स्टेटमेंट है ये। अगर मैं कहता हूं कि जीन ए और बी के बीच में आपका यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज ओवर हियर, देन दैट्स अ स्ट्रॉन्ग राइट स्टेटमेंट, राइट। अगर मैं कहता हूं कंपैरेटिवली जीन सी और एच के बीच में जो लिंकेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके इतना लिंकेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज यू हैव सम डिस्टेंस ओवर हियर, यहाँ पे भी लिंकेज है, लिंकेज दोनों के अंदर है, बट यहाँ पे जो आपका लिंकेज होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा। तो आपकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज उतना लेस डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, उतना ही लेस डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, दैट्स द लेस डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। जितना स्ट्रॉन्ग लिंकेज उतना ही कम डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा आपके जीन्स के बीच में। यहाँ पे आप देख लो, यू हैव अ कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग लिंकेज, या इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे यू हैव अ स्लाइटली लेस स्ट्रॉन्ग लिंकेज ओवर हियर, राइट। और इसका रीजन यहाँ पे क्या है? बिकॉज यू हैव अ मोर डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, यू हैव अ मोर डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। तो यही वहां पे वो स्टेटमेंट लिख के रखिए जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इफ दे हैव मेंशन्ड, अगर वो आपको वहां पे कह रहे हैं, अगर आपको वहां पे क्लियरली वो लोग कह रहे हैं वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज बिटवीन द टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, समझे? तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है दो जीन्स के लिंकेज का, देन आपका डिस्टेंस वहां पे कम होगा।
अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस है दो जीन के ज्यादा, देन स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज गोइंग टू बी लेस। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में, दिस गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अ डिफरेंट वे। इफ यू हैव अ हाई स्ट्रेंथ, अगर आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है, इफ यू हैव अ हाई स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, राइट, तो समझ जाना कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज गोइंग टू बी लेस। जो डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में, डिस्टेंस between distance between genes is going to be less, right? If you have a less strength between the genes, समझ जाना उनके लिए डिस्टेंस आपको वहां पे ज्यादा होगा। ये मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4, दिस इज माय इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर देन पूछ लीजिए। अगर किसी का कोई यहाँ पे सवाल आ रहा है देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये चीज बहुत स्ट्रांगली क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इसमें काफी कुछ चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये आपको पहले तो इसके अंदर आपको याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है जीन्स को, हम यहाँ पे कैसे एक अरेंजमेंट होता है सिस एंड ट्रांस। सो अज्यूम दैट कि अगर एक जीन है मेरा जीन ए, राइट, उसका डोमिनेंट एलील और जीन बी का डोमिनेंट एलील इफ दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, और उसका जो होमोलोगस पेयर है वहां पे उसका रिसेसिव एलील है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे सिस अरेंजमेंट, राइट। तो सिस अरेंजमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डोमिनेंट एलील है, राइट, अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे हो, मतलब दो जीन है, दोनों जीन के डोमिनेंट एलील आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, राइट, और उसके जो रिसेसिव है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है, दैट इज माय सिस अरेंजमेंट। बस उसमें कुछ ज्यादा और कुछ आपको जाना नहीं, बस ये चीज आपको याद रखनी है। ट्रांस में अलग हो जाता है। ट्रांस में आप यहाँ देखो, एक ही आपके यहाँ पे कैपिटल है डोमिनेंट एलील है, और जो दूसरा जीन है उसका रिसेसिव एलील है उसी क्रोमोसोम के ऊपर, दूसरे साइड पे भी वैसा ही है, स्मॉल है कैपिटल बी, राइट। सो दैट इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड बाय ट्रांस अरेंजमेंट। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, इसमें ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो पहले तो आपको ये लिंकेज वाली कहानी मालूम हो जाएगी। लिंकेज के अंदर जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही वीक लिंकेज। जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जीन्स के डिस्टेंस कम है तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लिंकेज, राइट। अब होता क्या है, यू हैव समथिंग लाइक अ कंप्लीट लिंकेज। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको समझाऊंगा, उसको आराम से सुनो और समझो, और समझ नहीं आ रहा देन इंटरप्ट करके पूछ लो कि सर नहीं आ रहा समझ। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कंप्लीट लिंकेज इन योर ड्रोसोफिला। सो वी आर अंडरस्टैंडिंग, एक एग्जांपल है आपका कंप्लीट लिंकेज का। अगर आपको कोई कह रहा है कि देयर इज अ एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज, तो इतना दिमाग में बिठा लो, यहाँ पे मुझे कोई भी रिकॉम्बिनेंट मुझे नहीं मिलेंगे। सो देयर आई विल फाइंड नो रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे मुझे कोई भी रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो आई विल फाइंड नो रिकॉम्बिनेंट विल बी सीन ओवर हियर। ठीक है, सो कंप्लीट लिंकेज के अंदर ना आपको कोई रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे ड्रोसोफिला की आंखें होती है रेड कलर की, यहाँ पे रेड कलर की आईज इन द ड्रोसोफिला, एंड यू हैव कुछ ड्रोसोफिला जो रेयर होता है, दे आल्सो हैव अ पर्पल आई। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट रेड आई जो होती है ड्रोसोफिला की, उसको हम टैग करेंगे विद अल्फाबेट स्मॉल p, और उसके ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे आपका प्लस साइन। ठीक है, उसी तरीके से जो आपकी पर्पल आई होती है ड्रोसोफिला के अंदर, पर्पल आई, वहां पे हम लिखेंगे स्मॉल p, बस स्मॉल p लिखेंगे। तो याद रखना जब भी आप लिंकेज पढ़ोगे ना तो आपको पता है क्या दिखेगा, आपका जो एलील होगा ना, जो डोमिनेंट एलील होगा, उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम प्लस साइन लगाते हैं, उसे स्मॉल में लिखते हैं। अब स्मॉल में हमने यहाँ पे आर क्यों नहीं लिखा, स्मॉल आर क्यों नहीं लिखा, याद रखना जब भी आप लिंकेज पढ़ोगे तो जो पर्पल का जो आपका रिसेसिव एलील होता है ना, उसके अल्फाबेट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। पर्पल था इसलिए मैंने यहाँ पे पी लिखा और उसके ऊपर लगा दिया मैंने यहाँ पे प्लस साइन, और फिर वो हो गया मेरा यहाँ पे रेड आई का एलील। पर्पल के लिए मैं सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे सिर्फ मेरा पी। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि यहाँ पे समझो ये हमने देख लिया, यहाँ पे रेड आई ना पर्पल आई हमने यहाँ पे देख लिया। दूसरा है आपका यहाँ पे द सेकंड वन हियर इज गोइंग टू बी योर यू विल हैव रेड, हाँ, विंग्स। अगर नॉर्मल विंग्स होते हैं, इफ यू हैव अ नॉर्मल, यू कैन हैव अ नॉर्मल विंग्स ड्रोसोफिला के अंदर, और यू कैन हैव वेस्टिजियल विंग्स, या फिर आपको मिलेंगे वहां पे आपके वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स का मतलब होता है कि जो विंग्स को हम यूज नहीं कर सकते उड़ने के लिए, जिन विंग्स को हम यूज नहीं कर सकते उड़ने के लिए उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल विंग्स। अच्छा, किसी का कुछ सवाल है क्या? शिविर, आपको कुछ सवाल है या आपका पहले से हैंड रेज करा हुआ है?
पहले से हैंड रेज करा हुआ है. सो हैव अ नॉर्मल विंग एंड अ वेस्टिजियल विंग. याद रखना वेस्टिजियल विंग्स का मतलब होता है जो विंग्स यूज नहीं कर सकते उड़ने के लिए, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल विंग्स. तो इसको पता है हम नॉर्मल विंग्स को क्या टैग करेंगे, स्मॉल v प्लस, एंड नॉर्मल जो वेस्टिजियल विंग होंगे उसे हम लेंगे यहाँ पे एज अ स्मॉल v. दैट्स इट. तो एलील कैसे डालते हैं वो आप यहाँ पे सीख रहे हो, बिकॉज यू विल फाइंड दिस हैपनिंग आगे वापस से. तो याद रखना अगर वेस्टिजियल विंग का v हम यूज करेंगे उसके ऊपर लगाएंगे प्लस, दैट्स अ नॉर्मल डोमिनेंट एलील, और जो रिसेसिव है वो तो यहाँ पे मेरा स्मॉल p रहेगा. अब आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं यहाँ इनको क्रॉस कराऊंगा. हाँ जी मुस्कान बताइए. सर इसमें डोमिनेंट कौन सा है? हाँ, जब भी आपको प्लस साइन ऊपर दिखेगा ना, दैट्स अ डोमिनेंट वन. जहां पे भी आपको एल के ऊपर प्लस साइन दिखा, दैट्स अ डोमिनेंट. सो अगर मेरा पी के ऊपर प्लस है, दैट्स अ रेड आई, दैट्स अ डोमिनेंट वन. नॉर्मल विंग के ऊपर प्लस साइन यहाँ पे, वी के ऊपर प्लस साइन, दैट्स अ डोमिनेंट एल. तो ये याद रखना है आपको. कभी भी आपको अगर आपको प्लस साइन दिख रहा है ऊपर, दैट्स अ डोमिनेंट वाइल्ड एल. ठीक है. अब आप ओके सर. मुझे बताओगे इफ यू हैव अ कंडीशन लाइक p प्लस स्लैश v प्लस, अगर किसी ड्रोसोफिला का ये जीनोटाइप है तो कोई मुझे हैंड रेज करके बताइए कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये ड्रोसोफिला की आंखें कौन सी कलर की होगी और उसका विंग कौन से कलर का होगा. इफ यू हैव सच काइंड ऑफ, प्लीज क्विकली रेज योर हैंड टू आंसर दिस. फटाफट अपना हैंड रेज करिए एंड बताइए पलक क्या होगा इसका आई का कलर और क्या होगा इसका विंग का टाइप. सर रेड आई. रेड आई बता दिया. और विंग कैसा होगा? सर नॉर्मल विंग्स. Right, red eye and you'll have a normal wings. Red eye and you'll have a normal. I'll just write W over here wings. ठीक है. इसको हमने क्रॉस कराया यहाँ पे स्मॉल p स्लैश स्मॉल v. तो इसका जो होगा मेरा यहाँ पे फिनोटाइप वो क्या होगा? अंशिका आप बताइए. सर पर्पल आइज एंड वेस्टिजियल विंग्स. राइट, बिल्कुल सही. They'll have a purple eye and a vestigial. So they'll have a purple eye and you'll have a vestigial wings. राइट. अब जब मैं इनको यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ, सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, दैट यू विल हैव, अब आपको यहाँ पे मिलेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन. हेटेरोजाइगस सिंपल है. सो विल हैव p प्लस स्मॉल p स्लैश v प्लस स्मॉल v. राइट. ये आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको यहाँ मिलेगी. तो बता दो प्रिंस, बता दो इसका क्या होगा, इसका फिनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? p प्लस स्मॉल p v प्लस v. सर रेड आई और नॉर्मल विंग. बिल्कुल, क्योंकि P प्लस है ना आपका यहाँ पे, तो आपका डोमिनेंट एलील आपका है वहां पे, तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. सो यस यू विल हैव अ रेड आई एंड नॉर्मल विंग. आई होप सबको ये समझ आ रहा है. विल हैव अ रेड आई एंड नॉर्मल विंग. ये आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने के लिए. तो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द F1 जनरेशन. अब लिंकेज में इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि आपको कभी भी इसके अंदर पूरा क्रॉस करना नहीं होता. बहुत रेयर कंडीशन के अंदर आपको सवाल आ सकता है इसमें आपको क्रॉस करना पड़े. बेसिकली आपको यहाँ पे डेटा दिया जाएगा और उस डेटा को आपको एनालाइज करना आना चाहिए. तो ये है मेरा F1 जनरेशन. अब हुआ क्या, क्योंकि ये कंप्लीट लिंकेज था, मैंने आपको पहले बोला कि ये कंप्लीट लिंकेज है. जब मैं कह रहा हूं कि ये कंप्लीट लिंकेज है तो समझ जाओ ये P और V जो जीन है ना, ये बहुत पास में. जब मैं कह रहा हूं दैट इट इज अ कंप्लीट लिंकेज, देन P एंड V वाले जो मेरे यहाँ पे जीन है वो मेरे बहुत पास में. अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सोच के बताओ, बड़ी आसान सा सवाल है आपके लिए मेरा यहाँ पे, कि इफ यू हैव दिस क्रोमोसोम जहां पे है आपके पास यहाँ पे स्मॉल p, और दूसरा जो जीन मेरा यहाँ पे है v वाला, वो यहाँ पे पास में लगा हुआ है. इट इज ऑल्सो वेरी क्लोज ओवर हियर, जो मेरा यहाँ पे स्मॉल v. राइट. अगर दोनों जीन पास में लगे हुए, आप मुझे बताओ क्या इन दो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो यहाँ पे नहीं हो पाएगा. राइट. तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि दोनों जीन साथ में रहेंगे हमेशा, दे विल ऑलवेज इनहेरिट टुगेदर, या हमेशा आपके इनहेरिट किए जाएंगे, साथ में जाएंगे जहां पे भी जाएंगे वो. राइट. और वही चीज अब यहाँ पे होती है. अब आप सोचो यहाँ पे होता क्या है. ये जो आपका जो F1 जनरेशन है ना, इसमें से सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट बन सकते हैं. इसमें से सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट बन सकते हैं. जैसे आपके नॉर्मल पर चार टाइप के बनते हैं हेटेरोजाइगस में से डायहाब्रिड के अंदर, ये चार यहाँ पे बनेंगे नहीं. क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज ये आपका कंप्लीट लिंकेज हुआ पड़ा है यहाँ पे. दोनों जीन्स इतने पास में है दैट यू कैन ओनली फाइंड only two possible gametes can be formed over here. And what are those two possible gametes? यहाँ पे जो बनते हुए आपको यहाँ पे मिलते हैं, that is going to be your P plus V plus and small p
स्मॉल बी। बस यही दो पॉसिबल गैमेट्स आपको बनते मिलते हैं। आप बोलोगे सर इसमें 4 बन सकते, बना क्यों नहीं रहे हो आप? 4 में इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हमने पहले ही बोला था इट्स एग्जांपल ऑफ माय कंप्लीट लिंकेज, और दोनों जीन इतने पास पास में है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबल गैमेट आपको बनते हुए मिलेंगे। यहाँ पे ओनली फाइंड 2 पॉसिबल गैमेट विल बी फॉर्मिंग ओवर हियर। अब 2 पॉसिबल गैमेट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसका सेल्फ क्रॉसिंग कराऊं, ठीक है, अगर मैं ये F1 जैसे का सेल्फ क्रॉसिंग कराऊं तो आप यहाँ पे डाल के देख लो। इफ यू डू द सेल्फ क्रॉसिंग ओवर हियर ना, अगर तुम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हो यहाँ पे सेम गैमेट तुम यहाँ पे डाल दो, P प्लस V प्लस स्मॉल p स्मॉल v। अब तुम यहाँ पे एडिंग कर दो। ये मैं करा रहा हूँ सेल्फ क्रॉसिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग यहाँ पे करा रहा हूँ। अब तुम जब यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग करा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। यू विल हैव p प्लस स्लैश v प्लस, एक ही आगे बना यहाँ पे रिजल्ट। दूसरा मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, आई विल हैव p प्लस p स्लैश v प्लस v। ये मेरा यहाँ पे आ चुका है दूसरा रिजल्ट। तीसरा देखते हैं हम यहाँ पे, विल हैव p प्लस p स्लैश v प्लस v। That's a third one. And then you have a small p slash small v। ये मेरे रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप मुझे बताओगे कि ये मेरे जो जीनोटाइप बने, ये जो मेरे जायगोट बने, इनका क्या फिनोटाइप होगा? तो पहले वाले का क्या फिनोटाइप होगा? हैंड इसके बताओ। अंशिका, प्रिंस बताओ क्या होगा पहले के वाले का फिनोटाइप? सर रेड पर्पल। रेड एंड नॉर्मल विंग। सर रेड एंड नॉर्मल विंग। रेड एंड नॉर्मल विंग, ठीक है। सेकंड वाला जो मेरा यहाँ पे है, इसका शिखा आप बताओ इसका क्या बनेगा? सर रेड एंड नॉर्मल विंग्स। रेड एंड नॉर्मल विंग यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। देन संगीता गुप्ता, दैट मींस मुस्कान गुप्ता, ये जो थर्ड वाला जो है मेरा यहाँ पे, इसका क्या बनेगा? सर रेड एंड नॉर्मल विंग्स। रेड एंड नॉर्मल विंग्स, ठीक है। और जो आखिरी वाला मेरे यहाँ पे बन रहा है, उसका शिवानी आपको क्या लग रहा है क्या बनेगा इसका आखिरी वाले का? पर्पल एंड वेस्टिजियल विंग्स। पर्पल एंड वेस्टिजियल विंग्स। अब आप मुझे बताओ क्या आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई? नहीं दिख रहा ना। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी हैविंग द पेरेंटल फिनोटाइप। इधर आपको यहाँ पे रेड एंड नॉर्मल दिख रहा है या फिर आपको पर्पल एंड वेस्टिजियल आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू आर फाइंडिंग ओनली 2 टाइप ऑफ फिनोटाइप ओवर हियर। यहाँ पे आपको 2 ही फिनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इधर यू आर फाइंडिंग रेड नॉर्मल और यू आर फाइंडिंग पर्पल वेस्टिजियल। कोई नया थोड़ी आपको यहाँ पे नया टाइप ऑफ फिनोटाइप तो आपको दिख नहीं रहा, राइट? इसका रेशियो कितना बन रहा है मुझे बताओ फ्रेंड्स, इसका रेशियो यहाँ पे कितना बन रहा है? सर 1:2:1। नहीं बाबा, मुझे जीनोटाइपिक रेशियो नहीं है, मुझे फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या बनेगा? लिंकेज में जीनोटाइपिक रेशियो को आप इग्नोर करो, बताओ फिनोटाइपिक रेशियो। 3:1। 3:1 यहाँ पे मेरा बन रहा है आपका फिनोटाइपिक रेशियो। दैट इज माय फिनोटाइपिक रेशियो, राइट? जिसके अंदर आपके सारे के सारे पेरेंटल फिनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 3 है आपके रेड एंड नॉर्मल और 1 है आपके यहाँ पे पर्पल एंड वेस्टिजियल, ठीक है। अब आ जाओ आप ये स्टेटमेंट के ऊपर। नाउ कम बैक टू दिस स्टेटमेंट ओवर हियर। देखो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करिए, लिंक जीन्स, these linked genes occur on the same chromosome, do not show independent assortment, remain together and are inherited। डायहाब्रिड रेशियो यहाँ पे क्या निकल के आता है? 3:1। यही चीज वहां पे आपको देखने के लिए मिल रही है। जो चीज यहाँ पे लिख के रखी हुई हमने यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। दैट इज गोइंग टू बी द 3:1 का रेशियो। यही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर लिंकेज है और वो कंप्लीट लिंकेज है, कोई चांस नहीं है कि आपको रिकॉम्बिनेंट वहां पे बनता हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑल पॉसिबल 4 गैमेट्स आपके बन ही नहीं रहे। क्यों नहीं बन रहे? बिकॉज द जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट इज व्हाई यहाँ पे ना ही आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, ना ही आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। हाँ जी प्रियांशी बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा आपने वैसे हैंड रेज किया था, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ कि या क्या ये बात समझ आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज के अंदर रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और सच्ची बताना, अगर नहीं आ रहा तो बोल दो कि नहीं आ रहा। फिर समझ आ गया। I desperately at times want you to say कि सर नहीं आ रहा। Seriously, कोई ऐसा ना रह जाए कि जो कि चलो यार आगे बढ़ते हैं। Please don't do that. If there's something is not clear to you, then please go ahead and let me know. ठीक है? So this is what you find happening over here. This is what you find. And I'll tell you something very clearly. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, then बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन सॉल्व आपको करना पड़ेगा। जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया जिसमें आपने गड़बड़ किया था, वैसा नहीं कर सकते आप। You have to solve question. Now it's a matter of time जब मैं आपको एक एक को जाके पकड़ूंगा, एक एक को जाके पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। I don't want to do that. कर लिया करो, ठीक है।
सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके लिए हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, बट ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। दैट्स अ कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में कोई चांस नहीं है रिकॉम्बिनेंट बनने का, राइट। देन वी हैव अ स्टोरी ऑफ अ इनकम्प्लीट लिंकेज। अब ये कहानी आपकी एनसीईआरटी वाली कहानी है। ये जो कहानी है आपकी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ एनसीईआरटी वाली कहानी। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, हम इसे थोड़ा यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब लिंकेज तो है लेकिन है इनकम्प्लीट। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज लिखा हुआ है तो समझ जाना कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं, शायद ज्यादा बन सकते हैं कम बन सकते हैं, वो वैरी करता है, बट यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे किसके बीच में, दो जीन्स आपके यहाँ पे आई कलर एंड बॉडी कलर। अच्छा एक बात बताओ, एक बार फिर पूछ रहा हूँ आपसे, कोई चीज रिपीट करनी है या फिर मैं आगे बढ़ूं, बता दो एक बार फिर मुझे। शुड आई रिपीट समथिंग और इट्स ओके इफ आई मूव फॉरवर्ड? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, हमेशा थम्स अप देने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। ऑलराइट, सो यू हैव अ जीन फॉर आई कलर एंड बॉडी कलर, राइट। इसके जीन को मैं आप थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे। आई विल नॉट ड्रैग टू मच ओवर हियर, राइट। मैं कुछ चीज आपको यहाँ बताऊंगा, जस्ट टेंशन ओवर हियर, ठीक है। सी, अब नॉर्मल आई कलर तो आप जानते हो। सो यू हैव रेड आई एंड ड्रोसोफिला, राइट। दैट्स अ नॉर्मल आई, याद रखना। नॉर्मल आंखें उसकी रेड कलर की होती है, दैट्स अ वाइल्ड वन, दैट्स अ डोमिनेंट एलील, ठीक है। उसके अलावा वी आल्सो फाइंड व्हाइट आई। उसके अलावा वी आल्सो फाइंड व्हाइट आई एंड ड्रोसोफिला। ये रेयर होता है बट ये आपको मिल सकता है। सो व्हाइट आई इज अ रिसेसिव एलील। अब अगर व्हाइट है इसकी आंखें तो आप बताओ कि नॉर्मल आई को मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, रेड आई को मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे? W+। बहुत बढ़िया, आई विल राइट इट एज अ W+, बिल्कुल सही। हाँ जी प्रिंस, आपने कुछ सवाल पूछना था? अच्छा नहीं, ओके। सो यस, यू विल राइट इट एज अ W+, और व्हाइट आई को मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे एज अ ओनली W। बॉडी कलर आपको यहाँ पे दो मिलकर, अगर आपने फोटो देखी होगी वहां पे, तो बॉडी उसका कलर होता है नॉर्मली ब्राउन, राइट। सो नॉर्मली इसका जो कलर होगा या डोमिनेंट एलील जो होता है उसका, दैट विल बी नॉर्मल ब्राउन कलर इज अ वाइट कलर। सो ब्राउन इज अ बॉडी, ठीक है। और जो उसके अलावा ब्राउन के अलावा जो रेयरली आपको जो बॉडी देखने के लिए मिलती है वो आपकी होती है यहाँ पे येलो कलर की। सो या ऑल्सो हैव अ येलो बॉडी। अब ये भी बता दो मुझे कि अगर येलो बॉडी है उसकी रेयर वाली जो रिसेसिव है आपके यहाँ पे, तो ब्राउन बॉडी को हम कैसे टैग करेंगे यहाँ पे, किस एलील से? Y+। बहुत बढ़िया, राइट। चलो अब ये आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब हम यहाँ पे करते हैं हमारे यहाँ पे क्रॉस। सो नाउ यू हैव टू टेक W+, स्लैश Y+। कोई भी अनम्यूट करके बता दो कि इसका फिनोटाइप क्या होगा। सर रेड आई ब्राउन बॉडी। राइट, रेड आई। हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अपना अनम्यूट करके। पलक, आंसर बताने के लिए तो आप वैसे ही बता देना आंसर। रेड आई एंड यू विल हैव अ ब्राउन बॉडी। सो रेड आई एंड यू हैव अ ब्राउन बॉडी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्रॉस कराना है। वी हैव टू मेक दिस क्रॉस विद योर W स्लैश स्मॉल y, दैट इज गोइंग टू बी योर व्हाइट आई एंड येलो बॉडी। ये हाँ जी, व्हाइट आई, यहाँ पे होगा आपका येलो बॉडी, ठीक है। दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। अब जब हम इसका यहाँ पे क्रॉस करा रहे हो, जब हम इसका क्रॉस करा रहे हैं, तो यू विल हैव द F1 जनरेशन। यहाँ पे उसको हेटेरोजाइगस बनेगा। F1 तो मेरा बनेगा यहाँ पे हमारा हेटेरोजाइगस हमेशा, राइट। सो आपको बनेगा यहाँ पे आपका हेटेरोजाइगस गोइंग टू बी W+W, Y+Y। क्या होगा इसका फिनोटाइप? रेड आई ब्राउन रेड आई ब्राउन बॉडी। Right, it is going to be a red eye, brown body. So you will have a red eye and you will have a brown body. ये चीज आपको यहाँ पे मिल गई। अब आपको आगे कुछ नहीं करना, याद रखना लिंकेज में आपको पूरा क्रॉस करते हुए आपको वहां पे बैठना नहीं है। द थिंग इज, अब आपको यहाँ पे सामने से बताया जाएगा, आपको डेटा दिया जाएगा। अब इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, व्हाट यू गेट टू सी ना, कि जब इन्होंने इसकी सेल्फिंग कराई, तो उनको रिजल्ट वहां पे क्या मिला। जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आया। अब रिजल्ट आप यहाँ पे देखो, रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिला। रिजल्ट वाज लाइक द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो आपके यहाँ पे थे, जो रिकॉम्बिनेंट आपके यहाँ पे थे, रिकॉम्बिनेंट का नंबर आपको मिला यहाँ पे अराउंड 1.3%। और जो पेरेंटल वन थे यहाँ पे, पेरेंटल फिनोटाइप जो आपको यहाँ मिला, पेरेंटल फिनोटाइप, वो आपको यहाँ पे मिला अराउंड 98.7%। बस यही वैल्यूज आपको दी जाएंगी। क्या आपको बोला जाएगा कि पेरेंटल आपको मिलेंगे, यहाँ मिला था आपको यहाँ पे 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट आपको मिले थे
लेकिन आपको मिले थे 1.3%। तो आप देख के कह सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट तो कितने कम है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट तो आपके यहाँ पे काफी कम है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉम्बिनेंट जो मिले आपको यहाँ पे वो सिर्फ 1.3% ही मिले, तो समझ जाओ कि दोनों जीन पास पास में है। क्योंकि दोनों जीन काफी पास में है, इसलिए द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो वेरी लेस। अभी भी चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर काफी कम था, इसलिए बहुत रेयरली कभी कभी क्रॉसिंग ओवर हुआ, और इसलिए आपको इतने कम आपको मिले यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट। तो याद रखना, इनकम्प्लीट लीकेज के अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, बट उनका नंबर यहाँ पे रहेगा कम, उनका नंबर आपको यहाँ पे कम मिलेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इनकम्प्लीट लिंकेज में आपको रिकॉम्बिनेंट मिल सकते हैं, बट देयर नंबर इज गोइंग टू वेरी। कई बार ये अभी ये नंबर है आपका 1.3%, अगर ये नंबर 30% होता या 40% होता तो मैं साफ कह सकता था कि वहां पे जीन्स का डिस्टेंस ज्यादा है, बट क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत कम आ रहा है रिकॉम्बिनेंट्स का, आप क्लियरली कह सकते हो, आप साफ देख के कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो नंबर जो है ना, जो जीन्स का प्लेसमेंट वो काफी पास पास में है, एंड बिकॉज द जीन्स आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, द चांसेस ऑफ हैविंग अ रिकॉम्बिनेंट वहां पे कम था, और कम ही इसलिए हमें यहाँ पे मिले। क्या आपको मेरी बात यहाँ पे समझ आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? Yes, sir. Right? So Yes, sir. it's the number of recombinant का percentage आपको काफी कुछ यहाँ पे बताता है। It actually tells you कितना जीन वहां पे दूर खड़ा है, कितना जीन वहां पे आपका पास खड़ा है। So that is something you have to understand। ये एक चीज आपको यहाँ पे आ रखनी है। This is going to be very simple thing you have to understand। इसके अंदर और कोई आपको क्रॉस करते हुए नहीं बैठना, आपको ये डेटा ही दिया जाएगा। They will give the data and then you have to understand कि डेटा को, डेटा देख के आपको आइडिया लगना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है, राइट। So that is why you have to know this thing, right? सो एक और चीज कर लेते हैं, वी स्टिल हैव 7 मिनट्स। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग ओवर हियर। तो ये था आपका आई कलर और बॉडी कलर के जीन के बीच में जब हमने देखा था इनकम्प्लीट लिंकेज, तो इसका हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर कंडीशन। इनकम्प्लीट लिंकेज इन द ड्रोसोफिला ऑफ अ आई कलर एंड अ विंग साइज। ये भी बड़ा आसान है, अगर आपने वो कर लिया तो ये भी आपसे यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल गेट टू सी हियर इज आई कलर। हम वापस यहाँ पे देखते हैं, यू हैव अ रेड आई, राइट। रेड आई को मैं यहाँ पे लिखूंगा एज अ W+। यू हैव अ व्हाइट आई, व्हाइट आई को मैं यहाँ पे लिखूंगा एज अ W। विंग साइज को अगर मैं यहाँ पे कहता हूं तो यू हैव अ नॉर्मल विंग, यू विल हैव अ नॉर्मल विंग एंड यू हैव अ मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग। अब अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मिनिएचर विंग की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आएगा M+। मिनिएचर विंग के लिए हम यहाँ पे लेंगे हमारे यहाँ पे सिर्फ M, राइट। सो आपको वाले में रेड आई इज अ डोमिनेंट वन, नॉर्मल विंग इज अ डोमिनेंट वन, राइट। मिनिएचर विंग मिलते हैं आपको कई बार ड्रोसोफिला में, जो कोई काम के नहीं होते, जिससे उड़ भी नहीं पाता। व्हाइट आई होती है, सो दैट्स समथिंग यू नो। अब हम इसको कराते हैं हमारे यहाँ पे क्रॉस अगेन वापस से। तो क्रॉस जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सो आई विल राइट ओवर हियर W+M+, क्या होगा आई का कलर, क्या होगा विंग का साइज? Red eye normal wing. रेड आई एंड हैव अ नॉर्मल विंग, बिल्कुल सही। रेड आई एंड हैव अ नॉर्मल विंग, बिल्कुल सही, राइट। इसको मैं क्रॉस कराऊंगा यहाँ पे मेरे इसके साथ W/M/M। बता दो फटाफट इसका क्या होगा मेरा फिनोटाइप यहाँ पे? White eye miniature wing. White eye miniature wing. व्हाइट आई मिनिएचर विंग, हैव अ मिनिएचर विंग, ठीक है। ये आपने यहाँ पे क्रॉस कराया, आपको मिलेगा आपको यहाँ पे F1 जनरेशन, दैट इज गोइंग टू बी अ हेटेरोजाइगस ऑब्वियसली, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी योर W+W/M+M। ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, एंड अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए तो Red eye normal wing. बिल्कुल सही, दैट्स गोइंग टू बी योर रेड आई एंड नॉर्मल विंग। ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस देखना है कि उन्होंने डेटा आपके साथ क्या शेयर किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो, देन व्हाट यू सी, दे हैव डन द सेल्फिंग। अब वो यहाँ पे अपना करेंगे, अपना यहाँ पे सेल्फिंग, दे विल डू द सेल्फिंग ओवर हियर, राइट। अब सेल्फिंग करने के बाद इनको मिलेगा इनका यहाँ पे रिजल्ट। सो नाउ दे विल फाइंड द रिजल्ट। सो लेट्स सी कि यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट कुछ ऐसा है that over here, if I'm just moving away from exact value, but you have the number of recombinant over here are going to be around 6. Sorry, number of parental one. The number of parental one here are going to be around 67%. 67% आपका यहाँ पर है नंबर ऑफ पेरेंटल वन यहाँ पे, राइट।
और जो नंबर आप यहाँ पे आपका आएगा रिकॉम्बिनेंट वन का, द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ओवर हियर, अगर रिकॉम्बिनेंट का मैं यहाँ पे नंबर देखता हूँ तो उसका नंबर आपका यहाँ पे आएगा, राइट, इट इज समथिंग इनटू पॉइंट के अंदर आएगा यहाँ पे, बट लेट्स टेक अ राउंड नंबर ओवर हियर, इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 33%. लेट्स टेक दैट राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिल जाए, द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट व्हिच आर फाइंडिंग ओवर हियर आर गोइंग टू बी वेरी हाई, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मिल जाए. तो अब आप यहाँ पे सोचो, जो जीन का डिस्टेंस है आई कलर और विंग साइज का, क्या ये ज्यादा है कंपेयर टू द लास्ट वन या कम होगा? यहाँ पे ज्यादा ज्यादा. ज्यादा यहाँ पे जो जीन का जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपके जो दो ये जीन है इनके जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे ज्यादा होगा. सो इफ आई हैव टू ड्रॉ ना, अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ आई एंड बॉडी कलर यहाँ पे. सो लेट मी मेक अ क्रोमोसोम, लेट मी मेक अ क्रोमोसोम ओवर हियर. और समझो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अपना जीन ऑफ माय बॉडी कलर. बॉडी कलर का जीन मेरा वहां पे था वाई, राइट, और आई का यहाँ पे जीन था मेरा यहाँ पे डब्ल्यू. ठीक है, सो ये है मेरा डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर जीन ओवर देयर. ऑन द अदर हैंड, सो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस है, दिस इज द टू जीन्स का यहाँ पे कंपेयर करो. एक तो यहाँ पे मेरा बॉडी कलर वाला, दिस इज माय बॉडी कलर एंड दिस इज फॉर माय आई कलर, राइट. ऑन द अदर हैंड, जब हम देखते हैं आई कलर और योर विंग टाइप का, आई कलर जब मैं विंग टाइप का देखता हूँ तो विंग टाइप को मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसे यहाँ पे. लेट्स से दिस इज माय विंग टाइप एंड दिस इज माय विंग टाइप. अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन से दो जीन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, तो इसका आंसर आप हैंड रेज करके मुझे बताओगे. इफ आई आस्क यू कौन से दो जीन्स के अंदर मुझे मिलेगा स्ट्रॉन्ग लिंकेज, कौन से दो जीन्स है यहाँ पे जिनके बीच में मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंकेज मिल जाए, Y and W. रेज योर हैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. Y and W सर. पीयूष, क्या होगा इसका आंसर? किसके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज आपका यहाँ पे? सर Y और W. राइट. सो और W एंड M के बीच में लिंकेज स्ट्रॉन्ग हो या कंपैरेटिवली वीक होगा? वीक होगा. वीक होगा सर. आपका वीक होगा. आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे. So I can very clearly say the linkage between the Y and W is going to be strong over it. So you have a strong linkage over here, and the linkage between my W and M is going to be comparatively weaker. मतलब उसमें भी लिंकेज तो है, लिंकेज तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, इसमें भी आपको लिंकेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, but linkage is going to be comparatively यहाँ पे आपका लिंकेज आपका यहाँ पे it's going to be comparatively weaker over here. और आप ये समझो कि आपने ये कैसे पता लगाया? आपने ये इसलिए बोला because you were having the data. इन दोनों के बीच में जो आपको रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे, they were around 1.3%. So 1.3% आपका यहाँ पे आपको मिल रहे रिकॉम्बिनेंट. On the other hand, इन दोनों के बीच में आपको जो रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे, they were around roughly we were taking a rough value of around 33%. तो आप यहाँ पे समझ पाते हो. Now you are able to understand कि कैसे आपका इस वैल्यू को यूज करके I can get to know कि जीन्स के बीच में वहां पे डिस्टेंस कितना है. तो जैसे मुझे ये वैल्यू मिलता है ना, मैं अपने दिमाग में सोच सकता हूँ कि वहां पे डिस्टेंस वहां पे क्या आ रहा होगा. तो यही चीज आपको समझनी है. देखो एग्जाम में वो आपके सामने सिर्फ डेटा ही शेयर करेंगे, कोई बोलेगा नहीं कि ये रेड आई ब्लू आई वाले को आप सेल्फ क्रॉस करके बताओ कि क्या रिजल्ट निकलेगा. दे वोंट डू दैट. दे विल ओनली शेयर द डेटा विद यू एंड देन यू हैव टू टेल देम कि वहां पे डिस्टेंस क्या रहा है. तो इसके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है. इसमें आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है जो आपका डिटरमाइन करती है कि आप यहाँ पे समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे. So that is what you have to understand. यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is what you have to understand. ठीक है, अब बताओ क्या ये चीज आप सबको यहाँ पे समझ, is this thing clear to all of you यहाँ तक? Yes sir. Yes. Now what has happened ना, अगर आप NCERT पढ़ोगे, अभी हम इसके आगे नहीं जा रहे हैं, let's keep it up to here only. ये NCERT में जो हमने किया था ना वो यहाँ पे दिया हुआ है. हमने यहाँ पे रफ हमने राउंड फिगर लिया था, but it is actually 62.8% एंड क्रॉस बी के अंदर एंड 37.2% उसके रिकॉम्बिनेंट थे वहां पे. सो ये देख लो आपको यहाँ पे क्रॉस एंड क्रॉस भी यहाँ पे लिखा हुआ है. इन्होंने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पे से उन्होंने ये चार्ट बना के आपको दे दिया है. बट अब आपको पता होना चाहिए कि ये W प्लस वाई प्लस यहाँ पे क्या होता है, राइट. एंड देन यू ऑल्सो रीड दिस स्टेटमेंट. ये घर जाके स्टेटमेंट एक बार पढ़ना आराम से, सो आपको पता चलेगा. द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द W एंड Y इज हायर देन W एंड M. यही कहानी आपको समझनी है. दिस इज द स्टोरी विच शुड बी क्लियर टू यू, राइट. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. एंड द ओनली थिंग इज नाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस. इसके ऊपर जितने आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपको मैं फ्री करता हूँ, राइट. एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लगा लेते हैं. यहाँ पे लेट्स डू वन क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन तो आप बाद में करोगे, अभी तो नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको कुछ जानना पड़ेगा. टेल मी
समथिंग। क्वेश्चन नंबर 25 को आप यहाँ पे देख लो आराम से and try to give me the answer over here. Let's do 25. चलो ये वाला कर दो, एक ही क्वेश्चन कर दो, मुझे ये कर दो, चलो सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर, बोलो, वैसे ही बता दो, अनम्यूट करके बता दो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर जो आपके यहाँ पे बाकी क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पे एज अ होमवर्क रख रहा हूँ, इन सब आप नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन आप कर पाओगे, सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे एज अ होमवर्क, राइट, बिकॉज सम टॉपिक्स हैज टू बी डिस्कस विद यू, जैसे ये नहीं कर पाओगे आप। आई स्टिल हैव टू टेल यू व्हाट इज माय रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है, ये नहीं आप कर पाओगे अभी। आई हैव टू टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चन आप बाद में करना। एक काम करना है आपको यहाँ पे, सिर्फ 2 चीज आपको यहाँ पे करनी है। पहली चीज जो आज करा है उसे एक बार आप देख जाओ, जो मैंने स्लाइड में किया है उससे इतना भी देखोगे तब भी चलेगा, राइट। एंड असाइनमेंट अगर सॉल्व नहीं किया पुराना वाला तो सॉल्व करो, क्योंकि मुझे नया वाला देना है, और जब तक मैं पुराना वाला आप कर नहीं रहे तब तक मैं आपको नया वाला शेयर नहीं कर सकता, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग दैट सम ऑफ यू हैव डन दैट, और कुछ लोगों ने करके शायद शेयर नहीं किया होगा, सो प्लीज डू दैट सो दैट आई कैन क्विकली शेयर विद यू द असाइनमेंट, ठीक है। बिकॉज बोलो बेटा बोलो। सर हमारे बैच में भी असाइनमेंट और ये पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। आपके बैच में मैं कर तो रहा हूँ, आई थिंक, अच्छा यू आर इन अ डिफरेंट बैच, दैट इज अ थिंग, अच्छा इसलिए। अच्छा तो आपको ये नोट्स, क्लास नोट्स मिलते नहीं है क्या? नहीं सर नहीं मिलते। तो जो मैं डीएल वाले ग्रुप में डाल रहा होता हूँ, इन दैट यू आर नॉट देयर, ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मैं ये करता हूँ, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, मैं ये करता हूँ। सो दैट मींस कि आपको अभी तक की इसमें जो क्लास नोट्स है आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे आप लोग अभी, ओके ठीक है। मैं आई विल टॉक टू रमेश सर, अगर आज रात को नहीं हो पाता बिकॉज इट्स टू लेट, सो आई थिंक उनसे कल बात करके आई विल मेक श्योर कि आपको अभी तक जो कराया गया ना उसके सारे आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सच्ची बताओ, आपसे क्रॉस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर हमें एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी है क्रॉस के लिए सुबह बैठ के, बोलो। क्रॉस करोगे खुद से या फिर बैठे हम लोग साथ में सुबह एक बार फॉर डूइंग दिस क्रॉसेस, जो ये आप करते नहीं हो ये वाले क्रॉसेस। पहले ये बताओ, ये टॉपिक समझ आया था जब हमने ये किया था, डायबिट क्रॉस वाले जो क्रॉसेस हमने किए थे, समझ आ रहे नहीं आ रहे? सर आ रहा है। तो फिर सर आ रहा है। करना, क्रॉस आप लोग करना, ठीक है। आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई प्रिंस एंड एवरीवन आर नॉट हैविंग द एक्सेस टू दिस।